जी हाँ जी। नमस्कार साथियों। टारगेट मास्टर फैक्ट्री बेच में मैं नुमान किसान आरजे आरजे स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक निदानात्मक परीक्षण शुरू कर दिया था। और साथियों, आप लोगों के सामने केवल 2 पॉइंटों के ऊपर चर्चा हुई थी। पहले मैं उसका रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी साथियों दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। साथियों, ये यूट्यूब की दुनिया है। आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से, आपके शेयर से ये जो क्लास है ना, वो साथियों यूट्यूब पर आगे बढ़ेगी। और आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। सबसे पहले साथियों, इस दुनिया की हकीकत से मैं रूबरू करवाता हूँ रे। साथियों, हम निदानात्मक परीक्षण पढ़ते हैं, इसलिए साथियों मैं निंदा से ही स्टार्ट करता हूं। साथियों, कभी अगर आप लोगों के जीवन में आप लोगों की कोई निंदा करे ना, तो निंदा से घबरा कर आप अपने लक्ष्य को मत छोड़ना साथियों। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया की कहानी याद रखना। यदि जो मक्खी होती है, यदि चाय में गिरेगी ना, तो ये दुनिया चाय को फेंकती है। और यदि घी में गिरेगी ना साथियों, तो ये दुनिया मक्खी को फेंकती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे तोड़ने वाले आएंगे। आप जैसे जैसे 10 बजे वाली क्लास को क्लास में ही याद करोगे ना, वैसे वैसे आप लोगों को साथियों भटकाने वाले आएंगे। कोई कोचिंग बड़ी नहीं होती, कोई मास्टर बड़ा नहीं होता साथियों, तरीका बड़ा होता है। आपको जहां कहीं भी याद हो रहा है, यदि इस क्लास में आप चाहे बाद में देखते हो चाहे पहले देखते हो, यकीनन यदि फायदा हो रहा है ना, आप लोगों को याद हो रहा है, अच्छा मैटर मिल रहा है ना, तो साथियों लाइव में पढ़ो। एक सुझाव बोलूंगा, लाइव में पढ़ना, वरना ये दुनिया तो साथियों मजे ही लेती है। साथियों, लक्ष्य मिलते ही जो निंदा करने वाले लोग हैं ना, उनकी राय बदल जाती है। कैसे? ठीक उसी प्रकार साथियों, जिस प्रकार मक्खी जब चाय में गिरती है तो चाय को फेंकती है दुनिया, जब घी में गिरती है ना, तो मक्खी को फेंकती है दुनिया। बिल्कुल, एक बार जुड़ जाइए। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बहुत मस्त तरीके से। आज की क्लास में निदानात्मक परीक्षण आप लोगों को इतना अच्छे से याद हो जाएगा, फिर साथियों कहीं भी पढ़ो, कोई सी किताब, दुनिया का कोई भी पर्सन हो, कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या बात है, 50 जने भी नहीं देख रहे हो, शेयर कर दो एक बार। मैं साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे निदानात्मक परीक्षण। मैंने आप लोगों को समझाया था, जब कभी रिवीजन करेंगे ना, तो इसी श्रेणी में करेंगे। सबसे पहले जैसे ही निदानात्मक परीक्षण हो ना, तो आपको होना चाहिए उसका अर्थ के बारे में पता, फिर परिभाषा के बारे में, और फिर साथियों ये कुछ पॉइंट है उनके बारे में। सबसे पहले लास्ट क्लास का रिवीजन करवाता हूं, सुनना। 1 मिनट में 1 घंटे की क्लास का रिवीजन सुन लियो। सुन लियो, पिछली क्लास का रिवीजन सुन लियो। साथियों, निदानात्मक परीक्षण के अर्थ के बारे में बात किया था, और अर्थ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो निदानात्मक परीक्षण है ना, उस निदान का जो अर्थ होता है वो मूल कारण होता है। और साथियों डायग्नोसिस, जिस प्रकार डॉक्टर मरीज को देखकर उसकी बीमारी का पता करता है, रोग का निर्णय करता है, उसका मूल कारण का पता करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक क्या करता है, छात्र की विषयगत मंदता हो, पिछड़ापन हो, कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो, अरे कोई कठिनाई हो ना, तो उस कठिनाई के जो कठिनाई का जो निदान करता है, उसका मूल कारण का पता करता है ना, उसी को निदान बोलते हैं। और निदानात्मक परीक्षण के लिए हम लोगों ने याद किया था कि निदान के बारे में कि भैया अर्थ में केवल आप इतना बता दो कि निदानात्मक का अर्थ हमने पढ़ा था, मूल कारण हो, कठिनाई के बारे में पता करना हो, चाहे कमी के बारे में, चाहे त्रुटि के बारे में, चाहे विषयगत मंदता के बारे में। उसके बाद में परिभाषा पढ़ा, और परिभाषा में 4 परिभाषा याद की। पहली परिभाषा गुण की, अरे गुण कहता है स्वरूप के बारे में। दूसरी परिभाषा याद की थी योकम और सिम्पसन की, कि योकाई कम है कि शीशा में देखकर पेशन करता है। तो साथियों, योकम और सिम्पसन ने कहा था कि जो निदानात्मक परीक्षण होता है ना, वो तो साथियों साधन होता है। साधन बोलो, अरे कला बोलो, और बता दो तो कार्य बोलो। 3 परिभाषा है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम यूज किया है। तीसरी परिभाषा पढ़ी थी साथियों सोनेल की। भैया सोनेल तो हमें याद ही नहीं हुआ था, और याद कर लो। लेफ्ट और याद रखना लैंग्वेज।
लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं भाषा। साथियों भाषा वाले क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं हम तो लाइव नहीं देखेंगे, हमें तो सोने दो। तो याद रखना, भाषा में निदानात्मक परीक्षण की बात किसने कही है, इसने कही है भाई सोनेल ने। कैसे याद करोगे, अरे लैपुर लैंग्वेज एक बार पूछा था, एक बार पूछा था, इसके बाद में लास्ट परिभाषा याद की थी बायती की। साथियों आप सुन रहे हो वो नहीं, ये बोल रहा हूं बायती। और बायती की परिभाषा में हम लोगों ने याद किया था कि भैया यदि उपलब्धि परीक्षा समग्र मूल्यांकन है ना, तो हमारा जो निदानात्मक परीक्षा है ना, ये साथियों उस मूल्यांकन का क्या करती है, विश्लेषण करती है। अरे पीडीएफ पर डाल दूंगा, पहले टॉपिक तो पूरा होने दो। आज टॉपिक पूरा होगा तो निदानात्मक परीक्षण की दोनों पीडीएफ डाल दूंगा, पहले ही डाल दूंगा। तो जैसे ये लैंग्वेज वाले करते हैं ना, कौन से वाले, सोनेल के ले वाले, वैसे तुम लोग भी करोगे, तुम भी सो जाओगे, फिर भैया किसको पढ़ाएंगे, बत्तीलाल। हाँ, इसके बाद में साथियों यहां से दो बातें निकल कर आई थी कि जो हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है ना, वो साथियों एक तो निकल कर आई थी गुणात्मक होता है अर्थ से, तो और साथियों परिभाषा से निकल के आई थी कि इसका जो उद्देश्य होता है ना, वो साथियों विश्लेषण होता है। मैं ये बात बोल दूं ना कि भैया आकलन नहीं होता, क्योंकि वो परीक्षा वाला बावड़ा बनाता है। वो पूछेगा कि निदानात्मक परीक्षण विश्लेषण होता है, निदानात्मक परीक्षण आकलन होता है, तो हमें समझ में ही नहीं आता। तो याद रखेंगे कि विश्लेषण होता है, आकलन नहीं होता। ये था साथियों लास्ट क्लास का रिवीजन। एक बार यस लिख दो और आज की क्लास शुरू होती है अब। आज की क्लास शुरू होती है अब साथियों, इसी पॉइंट में रिवीजन करेंगे। अब जब करो ना तो कैसे करोगे, अर्थ भैया याद हो गया, कभी भी पूछो याद है, मैं पूछू परिभाषा, आप बोलना भैया याद है, कभी भी पूछो। अब साथियों आज पढ़ेंगे उद्देश्य, इसी क्रम में जरूर याद रखना। क्रम इंपॉर्टेंट इसलिए है रे क्योंकि रिवीजन करने में आसानी होगी। आज भूगोल की क्लास नहीं हुई साथियों, मैं कई बार गया हुआ था, मेरे को पता नहीं है एक बार क्लास हुई थी नहीं हुई थी, आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं जीके का रिवीजन के बारे में भी बात करूंगा। आज निदानात्मक परीक्षण पूरा हो जाएगा, पहले क्लास लेते हैं फिर लास्ट में बात करते हैं। रीट का जो मेन पेपर होगा वो शिक्षा विभाग बनाएगा, विज्ञप्ति अधिनस्त बोर्ड जारी करेगा। पहले उद्देश्य पढ़ेंगे, उसी के साथ विशेषता पढ़ लेंगे, फिर क्षेत्र, फिर स्तर, फिर प्रक्रिया, फिर परिभाषा, खत्म। साथियों आज बात करता हूं मैं निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य के बारे में। हमारा तीसरा पॉइंट आता है उद्देश्य, कि भैया ये जो निदानात्मक परीक्षण होता है ना, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो सुन लो किसके अनुसार बता रहा हूं साथियों, चूंकि पहले भी कहा था, अरे 90% काम किया था कि योग का एक कम है कि क्या, योग का एक कम है कि शीशा में देखकर पेशन करता है। साथियों योकम और सिंपसन, इसके अनुसार बात करेंगे। और इसकी एक दो परिभाषा तो हमें पहले से याद हो गई थी। इसने साधन बोला है, कला बोला है और कार्य बोला है। साथियों ये कहता है कि जो निदानात्मक परीक्षण है ना, इसके जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो साथियों दो है। कितने हैं, दो मुख्य उद्देश्य हैं। भैया दो से क्या मतलब है, हमें तो बताओ पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। संख्या के लिए हम यहाँ पर लाइव नहीं जुड़े, तो सुन लियो और सुन लियो दोनों के बारे में। पहला उद्देश्य है और दूसरा उद्देश्य है। ये पहला उद्देश्य बोलता है कि यदि कोई टाबर है, विषयगत अशुद्धि नहीं साथियों, ये बोलता है कि बालक जो है ना, जो छात्र जो है, उसकी विषयगत, क्या बोल रहे हो भैया, समझ में नहीं आ रहा। अरे आवेगा, रुको साथियों। ये से बोलता है कि जो विषयगत जो साथियों, एक तो होती है स्वाभाविक और एक होती है जन्मजात। अरे कठिनाई की बात कर रहे हो ना, यदि कठिनाई, भैया यदि योकमपुर सिम्पसन बोलता है कि यदि बालक की विषयगत, स्वाभाविक और जन्मजात कठिनाई हुई ना, तो उसका निदान करना। मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला तो है
पहले तो इतना याद रखना, उद्देश्य में कि योकम्पोर सिम्पसन दो उद्देश्य बताता है, ऐसे याद रखो। पहला तो बोलता है साथियों, यदि कोई स्वाभाविक अथवा जन्मजात, यदि कोई स्वाभाविक अथवा जन्मजात कठिनाई हुई ना, उसका मूल कारण का पता करना। बिल्कुल पक्की बात है, सुनना पहले इसको। और एक साथियों बात करता है विशिष्ट कठिनाई की। पहले इस उद्देश्य को सुन लो, काम का उद्देश्य है। दोबारा सुनो साथियों, निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य के बारे में योकम्प और सिम्पसन ने कहा है कि दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला तो होता है कि यदि कोई विषय वस्तु संबंधित है ना, यदि कोई स्वाभाविक अथवा जन्मजात अशुद्धि है ना, स्वाभाविक और जो जन्मजात कठिनाई है ना, उससे अवगत हो ना। अरे मास्टर को ये पता होना चाहिए कि बालक की स्वाभाविक अथवा जन्मजात कठिनाई है, उसका मूल कारण क्या है। और दूसरी बात करता है, कोई यदि विशिष्ट कठिनाई है ना, उसके बारे में पता होना चाहिए। कैसे भैया, समझाओ, इसको बताओ कि कैसे। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बातें मत करो, क्लास पर ध्यान दो। स्वाभाविक का मतलब यह है कि भैया 5वीं क्लास की बात कर रहे हो, यदि 5वीं क्लास के सिलेबस में मैं 12वीं क्लास का सिलेबस जोड़ दूंगा ना, तो साथियों सिंपल सी बात है कि वो जो गलती करेगा उसके स्वभाव में है। हम कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक सी बात है रे, स्वाभाविक सी बात है कि टाबर गलती करेगा ही करेगा। आप लोगों के सिलेबस में यदि हिंदी की जगह उर्दू जोड़ देना, तो साथियों चूंकि हम लोगों को उर्दू नहीं आती, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम गलती करेंगे ही करेंगे। एक तो बात ये बोलता है कि कोई स्वाभाविक हो चाहे जन्मजात कठिनाई हो ना, तो उससे अवगत होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बोलता है विशिष्ट कठिनाई से। अगर ऐसा हुआ ना, कैसा ऐसा, तो साथियों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो पाठ्यक्रम है ना, उस पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप बनाना पड़ेगा। वो पूछता है कि एक बालक है, वो स्वाभाविक उसमें कठिनाई पाई जाती है, बताओ उसका पाठ्यक्रम कैसा होगा। फिर हम कहेंगे कि यदि वो स्वाभाविक गलती कर रहा है ना, तो साथियों पाठ्यक्रम बालक के अनुरूप होना चाहिए। बिल्कुल मैथ में भी करोगे, इसलिए तो मैं कठिनाई लेवल कम करवा रहा हूं। इसको सुन लियो, ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी किताब में ये लाइन नहीं मिलेगी कि यदि बालक स्वाभाविक कठिनाई का सामना कर रहा है ना, तो पाठ्यक्रम कैसा होगा, बालक की योग्यता के अनुरूप। और साथियों विशिष्ट कठिनाई का मतलब यह है कि बालक पढ़ रहा था, बालक को जोड़ भी आता है, गुणा भी आता है, बाकी भी आता है, लेकिन जब बालक भाग देता है ना, तो भाग देने में बालक क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अरे ऐसे सुन लो, आप आरटी एक्ट पढ़ रहे थे, पूरा आरटी एक्ट आपको याद था, लेकिन भैया जो डेट आती है ना, उन्हें डेट में ही यदि प्रॉब्लम है साथियों, उसको बोलेंगे विशिष्ट प्रॉब्लम। विशिष्ट कठिनाई बोलेंगे कि संपूर्ण में दिक्कत नहीं है, किसी पर्टिकुलर में आपको प्रॉब्लम आ रही है। साथियों 5वीं क्लास के बालक को केवल भाग में दिक्कत थी ना, उसको बोला विशिष्ट कठिनाई। यदि टाबर की विशिष्ट कठिनाई हुई ना, तो क्या करोगे, सुनना। तो साथियों पाठ्यक्रम में तो कुछ नहीं करेंगे, अरे हम बल देंगे, क्या देंगे, बल, जोर देंगे किसमें, कि उसको प्रभावशाली तरीके से पढ़ाए। भैया कोई ट्रिक बता दो, कोई तरीका बता दो, कोई इस तरीके से पढ़ाओ कि उस बालक को भाग भी समझ में आ जावे। दोनों में अंतर सुनना। योकम्प और सिम्पसन दो मुख्य उद्देश्य बताते हैं। एबिलिटी, क्या बोल रहे हो, नहीं होगी दीपक चौधरी जी, नहीं होगी, नो टेंशन रहिए। 9 फरवरी को जो बोला था वही सत्य है, नहीं होगी, मस्त रहो। बता दो, निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य में केवल 2 बातें याद रखनी है कि योकम्प और सिम्पसन ने 2 उद्देश्य बताए हैं साथियों। पहला कौन सा, पहला बताया है कि यदि बालक विषय वस्तु में क्या करता है, स्वाभाविक एवं जन्मजात यदि कोई कठिनाई है ना, उसके बारे में आपको अवगत होना है। और दूसरी बात करता है विशिष्ट कठिनाई की। और दोनों की एक एक लाइन सुन लेना, नोट्स में पीडीएफ में नहीं दे रहा। यदि ये वाली प्रॉब्लम है ना,
तो साथियों जो पाठ्यक्रम है वो बालक की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। और यदि ये वाली प्रॉब्लम है ना, तो फिर आपको पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ेगा, प्रभावशाली तरीके से बताना पड़ेगा, तभी ये वाली प्रॉब्लम दूर होगी। यदि ये बात समझ में आ गई हो तो 2 लिखकर कमेंट करें। इसको और देख लो ढंग से कि योकम्प और सिम्पसन के अनुसार साथियों कितने उद्देश्य हैं? 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला कौन सा है कि यदि छात्र की कौन सी या तो स्वाभाविक हो या जन्मजात कठिनाई हो, उससे आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और साथियों यहां पर लिख लेना रे कि क्या हो, विशिष्ट कठिनाई। यहां पर लिख लेना विशिष्ट कठिनाई, और इनका सॉल्यूशन देख लेना। यदि ऐसा हुआ, बार बार जोर दे रहा हूं, एक बार और बोल रहा हूं साथियों, कल ऐसा नहीं हो एग्जाम में आ जावे और आप लोगों को समझ में नहीं आवे। यदि ऐसा है तो साथियों पाठ्यक्रम बालक की योग्यता के अनुसार होगा। और यदि ऐसा है तो साथियों पढ़ाने का तरीका बदलो रे, प्रभावशाली तरीके से पढ़ाओ, उसको याद करवाओ। बताओ पहली बात समझ में आई या नहीं आई? अर्जुन जाट जी पीडीएफ आप जहां चाहोगे वहीं दे देंगे। अब साथियों विशेषताएं सुन लेना, मोटी मोटी विशेषताएं बता रहा हूं, बाकी विशेषताएं प्रश्नों के साथ करेंगे। विशेषताओं में साथियों बहुत कुछ तो आपको पता है, बता दो। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण आता है, दूसरे नंबर पर निदानात्मक परीक्षण आता है, तीसरे नंबर पर उपचारात्मक शिक्षण आता है। तो याद रखना कि उपचारात्मक शिक्षण जो है ना उसका साथियों आधार होता है। तो पहली बात लिखेंगे कि भैया उपचारात्मक शिक्षण का आधार। साथियों हिंदी के टीचिंग मेथड में कितनी बार पूछा गया है? कम से कम 2 से 3 बार। आप मॉडल पेपर से गुजरोगे ना, आपको पता पड़ेगा, बार बार पूछता है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है। और कल प्रश्न भी करवाया था, ऐसे पूछेगा कि निदानात्मक परीक्षण के बाद में क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का आधार बताओ। और उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद होता है? तो निदानात्मक परीक्षण के बाद। कैसे ही पूछे, 3 तरीके से तो पूछ चुका है, पता नहीं अगली बार कौन सा तरीका यूज करे। लेकिन स्वाति जी क्या बोल रहे हो? ढंग से लिखो, समझ में नहीं आ रहा। एक बार पूरा लिखो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ छोटी बहन तो दिखती नहीं है आजकल। एक बात तो विशेषता ये हो गई, दूसरी विशेषता सुन लियो। हमने बोला था कि भैया गुणात्मक होता है, कहीं ऐसा नहीं हो कल आप लोगों को देगा कि क्या निदानात्मक परीक्षण मात्रात्मक होता है। ना जी ना, पूछेगा क्या संख्यात्मक होता है, तो फिर बोलना है कि भैया हम बावले नहीं बनेंगे। ये दोनों तो नहीं होता, गुणात्मक ही होता है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार है और गुणात्मक है। और सुन लियो साथियों, जो इसमें प्रश्न बनते हैं ना परीक्षण में, वो साथियों मुख्यतः कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। और वस्तुनिष्ठ क्या होता है आपको ढंग से पता है? नहीं पता तो मूल्यांकन में पढ़ेंगे। हाँ नाची ना, मजाक उड़ाते हो स्वाति जी। सर जो लोग बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं उनको मना किया था मैसेज। कोई बात नहीं है स्वाति जी, आप तो आपकी क्लास पर ध्यान दो। यदि हम सही हैं तो हाँ सुनने के लिए तैयार हो। और सुन लियो, 3 बात तो याद हो गई, चौथी बात भी सुन लियो। भैया सुना दो तो सुनो। एक बात और याद रखना कि हमारा निदानात्मक परीक्षण कैसा होता है साथियों? बताओ, आकलन होता है कि विश्लेषण है? भैया हम क्या बावले थोड़ी है, अब तो हम आधी रात को भी बता देंगे कि विश्लेषण होता है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप साथ में ही लिख ले कि आकलन नहीं होता। और सुनो साथियों, जब आप ये परीक्षण बनाओगे ना, तो जो सही उत्तर होगा ना, सही उत्तर देखो कैसा कैसा परीक्षण पढ़ रहे हैं कि सही उत्तर का तो कोई अंक मिलेगा नहीं। बिल्कुल, ये बात तो हमें भी पता है कि भैया संख्यात्मक होता ही नहीं है तो अंक तो कैसे देंगे। लेकिन वो बावड़ा बनाता है,
वो देगा कि निदानात्मक परीक्षण में सही उत्तर होने पर कौन सी प्रतिक्रिया होती है। हमें लगता है आंसर सही है ना, तो जरूर कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी, लेकिन साथियों यकीनन कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं है। हम ध्यान ही नहीं देते यदि सही उत्तर है तो। फिर भैया किस पर ध्यान दोगे? यदि गलत उत्तर हुआ तो, यदि गलत आंसर दिया ना तो साथियों अंक तो अभी भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अंकों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अंक तो अभी भी नहीं देंगे। तो फिर भैया सही उत्तर गलत उत्तर का मतलब क्या हुआ? आप तो बावड़ा बना रहे हो भैया, गलत पढ़ा रहे हो। अरे गलत नहीं पढ़ा रहा। अरे जब गलत उत्तर होगा ना तो साथियों उस पर ध्यान देंगे। क्या बात बोल रहे हो? कभी बोल रहे हो ध्यान नहीं देंगे, कभी बोल रहे हो ध्यान देंगे। तो सुनो, ढंग से सुन लीजिए, ढंग से सुन लेना। मैं बात कर रहा हूं कि यदि निदानात्मक परीक्षण बना रहे हो ना, और आप लोग यदि टाबर ने, बालक ने, छात्र ने सही उत्तर दिया तो हम उस पर कोई अंक नहीं देंगे। पहली बात तो ये बोली है। दूसरी बात बोल रहा हूं कि यदि गलत उत्तर दिया ना तो साथियों अंक तो नहीं देंगे, लेकिन उस पर ध्यान देंगे। कैसे? बालक से पूछ रहे हैं बताओ 4 में कितना जोड़े कि 6 आवे। बालक बता रहा है गुरुजी 2, तो हम ध्यान नहीं देंगे। ध्यान का मतलब ये शाबाश, लेकिन अंक नहीं देंगे। जब बात किसकी कर रहे हैं? निदानात्मक परीक्षण की। लेकिन 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 उससे पूछ रहा हूं कि भैया बता 5 में कितना जोड़े कि 7 आ जावे, और वो आंसर दे रहा है कि गुरुजी 12। फिर मैं सोचूंगा अंक तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरा ध्यान जाएगा कि वास्तव में गलती कर रहा है। तो ये गलती किस प्रकार की कर रहा है? जब 4 में कितना जोड़े कि 6 आ जावे, तब तो ये मंगता 2 आंसर दे रहा है। और जब मैं पूछ रहा हूं कि 5 में कितना जोड़े कि 7 आ जावे, जब ये 12 आंसर दे रहा है, फिर मैं समझूंगा, मैं ध्यान दूंगा, तो पता पड़ेगा कि इसको यही नहीं पता कि 12 की वैल्यू क्या होती है और 2 की वैल्यू क्या होती है। वो सोच रहा है एक बार 2 बोल दिया, इस बार 12 बोल देते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 है। ऐसा होता है रे निदानात्मक परीक्षण में। वो हमें पूछता है कथन देकर, तो कथन का याद रखना। अब हम बोलेंगे कि भैया यदि सही उत्तर है तो कोई अंक नहीं देंगे, और यदि गलत उत्तर है तो ध्यान देंगे। बताओ ये बात समझ में आई? तो यस लिखकर कमेंट करें। आगे सुन लो, और आगे सुन लो साथियों। बताइए जब एक मास्टर यदि क्लास में पढ़ा रहा है ना, थोड़ी सी बात मैं साथियों यहां पर करता हूं शैक्षिक निदान की। भैया ये क्या बीमारी है? सुनो, जब मास्टर पढ़ाएगा, निदानात्मक परीक्षण करेगा, उसको पता चल जाएगा कि चौथी क्लास में पाठ्यक्रम तो जुड़ गया, उस पाठ्यक्रम में बालक कहां कहां पर कठिनाई का सामना करता है। जब उस मास्टर को पता पड़ गया ना, तो यकीनन आगे आने वाली पीढ़ी में क्या करेगा? क्योंकि साथियों ये कठिनाई उत्पन्न ही नहीं हो, इसलिए वो क्या करेगा? पाठ्यक्रम में भी सुझाव दे सकता है। तो याद रख लेना, इससे क्या होगा? शैक्षिक निदान में एक प्रयोग क्या हो गया कि इसकी वजह से आप पाठ्यक्रम में सुझाव दे सकते हो। कैसे? चौथी क्लास में कोई टॉपिक जुड़ गया, अब उस टॉपिक में यदि 90% विद्यार्थी हर साल आने वाले कठिनाई का सामना करते हैं, तो साथियों फिर हम क्या करेंगे? उस टॉपिक को 5वीं क्लास में ऐड करवा देंगे जब अगली बार पाठ्यक्रम बनेगा। क्योंकि जब सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो किस किस की कठिनाई दूर करोगे? ये बात भी कैसे पता पड़ेगी कि आपने चौथी के टॉपिक को 5वीं में ऐड करवा दिया? इसी से पता पड़ेगी, निदानात्मक परीक्षण से। बताओ क्या पाठ्यक्रम में सुझाव दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। याद रखना, एक टीचर पढ़ा रहा था, उसको यह पता था कि यार बच्चा भाग देना नहीं सीख रहा, तो वो भाग देने में कोई तरीका उसने यूज किया, वो तो क्लास में समझ में आ गया। अगली क्लास में दूसरा तरीका यूज किया और वो समझ में नहीं आया। तो यही बताता है ये निदानात्मक परीक्षण कि भैया जो तरीका, कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है, मतलब प्रभावशाली है। तो एक बात और सुन लेना इसमें कि साथियों जब आप शिक्षण करवाते हो ना, तो आपके जो प्रभावशाली तरीके है ना, प्रभावशाली जो माध्यम है, उसका भी पता पड़ जाएगा कि किस विधि से, किस माध्यम से तो बालक सही सीख रहा है और किस माध्यम से बालक सही नहीं सीख रहा। मतलब सुनो भैया, निदानात्मक की क्या बात कर रहे हो कि निदानात्मक परीक्षण की विशेषता की बात कर रहे हैं।
तो विशेषता में धन्यवाद मेरे गौरव भैया, धन्यवाद आपका। आपका एक सुझाव आया वो हमारे लिए आत्मीयता से एक्सेप्टेबल है। आप पढ़ रहे हैं साथियों, उद्देश्य पढ़ा और विशेषताएं पढ़ी, और कोई अलग विशेषता होगी ना तो उसको हम पीडीएफ में देख लेंगे। इसके बाद में साथियों हम पढ़ेंगे इसके क्षेत्र। एक बार विशेषताओं को और देख लो, विशेषताएं और सुन लो। विशेषताओं के बारे में यदि कोई पॉइंट रह गया हो तो आप सुनना कि वो मूल कारण पता हो, और इन बातों को मन नहीं ले रहा, क्योंकि ये बातें यदि आपको अर्थ और परिभाषा याद है ना तो स्वतः ही कर दोगे। आज लाइव सो ही जुड़े हैं, क्या बात कर रहे हो, धीरे धीरे कम हो रहे हो क्या? सुनना, ये कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं बताओ। पहली विशेषता देखो, इसमें अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के कारणों का पता लगा जाता है। बिल्कुल भैया, ये बात तो हम लोगों को आपने अर्थ में ही बता दिया था, इसलिए इस बात को यहां नहीं बताया। बिल्कुल कारणों की बात तो करता है। बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे रात को 10 बजे ऐसा लग रहा है ना कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। साथियों, निदानात्मक परीक्षण की आज हम क्या बनाएंगे? भैया क्या बनवा रहे हो? चटनी। आज इसकी चटनी बनाएंगे, पूछने दो। अरे बना दो, कैसे ही प्रश्न बने। दूसरा सुनो भैया, क्या बोल रहा है? गुणात्मक परीक्षण है न कि संख्यात्मक। तो ये कौन सी नई बात आ गई? ये बात तो भैया आपने अर्थ में ही समझा दी थी, फिर विशेषता में क्यों करवा रहे हो? अरे पुनः कर लो एक बार, क्योंकि ये चीज यही की थी, ये तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, इसलिए वो वाली बात समझ में आ गई। सीमा कुमार जी, मेन प्रॉब्लम बता दो ताकि प्रॉब्लम भी सुन ला। तीसरा सुनो कि सामान्यतः प्रश्न कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ। वो पूछेगा कि क्या हमेशा वस्तुनिष्ठ होते हैं क्या? नहीं। इस शब्द का यहां पर ये शब्द उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हाथी। हाथी जितना मोटा होता है ना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस शब्द को इग्नोर मत करना, ऐसे याद मत करना कि निदानात्मक परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही अपनाए जाते हैं, ना जी ना। उसको याद करेंगे कि निदानात्मक परीक्षण में सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही अपनाए जाते हैं। अरे ज्यादातर सुन लेना ढंग से इस बात को, ये सामान्यतः उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गांव में हाथी इंपॉर्टेंट है। जब गांव में हाथी आता है ना तो साथियों, गांव में यदि कोई बड़ी पोस्ट पे है ना, वो भी आके देखेगा कि आज तो गांव में हाथी आया है। वैसे ही वो एग्जाम में जब ऑप्शन में ये सामान्यता दिखे ना तो सोचना ये हाथी है, इंपॉर्टेंट बात है, देखना है इस शब्द को। जब कभी निदानात्मक परीक्षण के बारे में कथन हो और वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे तो याद रखना आप कितने ही होशियार हो। अरे आपके पास कोई सी नौकरी हो, जिस प्रकार आपके घर के बाहर हाथी आता है और आप बाहर निकल कर देखते हो ना कि एक बार तो देख ही लेते हैं, या फिर घर में कोई बच्चा हो उसको दिखा देते हैं। उसी प्रकार जैसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिखे तो इसके आगे देखना कि भैया आगे सामान्यता लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो बावड़ा बनाएगा। वो यहाँ पर देगा केवल हमेशा, अरे कुछ भी दे, लेकिन हमें तो हाथी वाली बात याद रखनी है। और देख लो चौथा वाला पॉइंट, भैया अधिगम क्या होता है? सीखना। अरे एक शिक्षण बिंदुओं को महत्व देता है। ये बोल रहा है सुनना, सभी शिक्षण बिंदुओं को महत्व देता है। आपको मतलब ये है कि आपका कोई टॉपिक है, एक एक टॉपिक पर एक एक टीचिंग पॉइंट पर ध्यान देगा, पता नहीं टाबर को कहां पर कठिनाई आ जावे। कैसे भैया? अरे जोड़ पढ़वा रहा हूं ना तो जोड़ पर ध्यान दूंगा, बाकी पढ़वा रहा हूं तो बाकी पर भी उतना ही ध्यान दूंगा। ऐसे नहीं कि पहली क्लास तो दमदार तरीके से पढ़ाई, आगे पढ़ाया ही नहीं, ना जी ना। यदि ये बात कर रहा हूं निदानात्मक परीक्षण के टॉपिक की बात करता हूं, जब मैं अर्थ पढ़ाऊंगा तो भी उतना ही ध्यान दूंगा, जब परिभाषा पढ़ाऊंगा तो भी उतना ही ध्यान दूंगा, जब उद्देश्य पढ़ाऊंगा ना तभी भी उतना ही ध्यान दिया, और विशेषता में भी उतना ही ध्यान दे रहा हूं। क्यों? पता नहीं कौन सी बात समझ में नहीं आवे, पता नहीं कौन सी बात में कठिनाई आ जावे। तो साथियों इसको लगा देना एग्जाम में, क्योंकि ये कथन अभी तक
कभी भी जब निदानात्मक परीक्षण का प्रश्न आया ना, तो ये कथन कभी नहीं दिया, कभी ना कभी तो देगा। जब एग्जाम में ये कथन दिखे ना, तो भैया को याद करके मुस्कुरा जाना और यहीं पर याद कर लो। वो पूछेगा कि क्या कभी कभी अधिगम व शिक्षण बिंदुओं को महत्व नहीं दिया जाता, बात सही है या गलत है? तो उसको बोलना, अरे भैया गलत है, बावला मत बना, हमेशा दिया जाता है। याद, आज लेट हो गई सरिता जी, लेट होने का काम नहीं चलेगा। अब लेट हो गए तो आधी क्लास पढ़ोगे, आधी क्लास रह गए। बिल्कुल टाबर का नहीं, आप जो पढ़ा रहे हो ना, पूरे शिक्षण बिंदुओं का ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो दो बातें तो एनर्जी के साथ पढ़ा दी। कोचिंग वाले क्या करते हैं, 3 दिन डेमो में तो टीचर के पसीने आते हैं, क्योंकि फीस लेनी है। जैसे ही फीस ली, उसके बाद में आप एक पीडीएफ लेके बता दो, नहीं देंगे, मास्टर आवेगा, पसीना ही नहीं आएगा। वही निदानात्मक परीक्षण है। अरे क्यों परेशान हो ना, उसको टारगेट मिलेगा कि 20 घंटे में रीति विज्ञान करवा दो। अब वो 20 घंटे में करवा कर चला जाएगा। टीचर की कमी नहीं है रे, कोचिंग के मालिक की कमी है। बताओ, ये बात याद हो गई ना? तो इसको याद रखना। कौन सी है? इस बात को फोड़ना है। कौन सा फोड़ना? इंपोर्टेंट। वेरी गुड सरिता जी, स्पीड करके देख लिया, शाबाश। और देख लो 2 पॉइंट कि उपचारात्मक शिक्षण का क्या होता है, आधार। भैया कितनी बार बताओगे? यहां से तो आपने शुरू की थी, मतलब ये बात भी हो गई। और छठी बात कौन सी नहीं आएगी? आप बोल रहे हो सही उत्तर का तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अच्छा, और केवल गलत उत्तर का ध्यान रखा जाएगा रे। यदि आंसर गलत है ना, तो उस पर केवल ध्यान देंगे। भैया यही तो समझा रहे थे आप इतनी देर से। हम तो सोच रहे थे भैया गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बात अब पता पड़ी है कि भैया तो सही पढ़ा रहे थे। अब क्या करें भैया? तो अब याद कर लो भाई। भैया तो पहले भी याद करवा रहे थे, अभी भी याद करवा रहे हैं। तो याद रखना, भैया को आप गलत कौन से टॉपिक में समझ रहे थे? इस वाले में, कि जब सही उत्तर का कोई अंक नहीं दिया जाएगा और गलत उत्तर का ध्यान रखा जाएगा। भैया ये बातें काम कहां पर आएगी? तो सुन लियो, ये बातें काम आवेगी, क्योंकि जो ये तो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, ये साथियों, इसमें जो प्रश्न आता है वो खेल ही खतन का है। और अधीनस्थ बोर्ड तो कतन ही पूछेगा। अरे एक बात तो हमारे लिए सही हो गई कि अधीनस्थ बोर्ड पेपर नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी पेपर नहीं, सिलेबस नहीं बना रहा, पेपर तो वही बनावेगा। कोई सा कथन पूछे, भैया हमारे ऊपर विश्वास करो, यदि रात को पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ाया हुआ पूरा सही करके आएंगे। इस बात पर यस लिखो। रॉन्ग आंसर को नहीं, तरीके को पकड़ेंगे। बेटा गलती कहां कर रहा है, रॉन्ग आंसर को नहीं। सीमा जी वापिस सुधारो। सीमा जी बोल रहे हैं कि भैया गलत उत्तर को पकड़ेंगे। नहीं पकड़ेंगे, गलत उत्तर को नहीं। हम पढ़ेंगे कि वो कठिनाई कहां कर रहा है, त्रुटि कहां कर रहा है, कमी कहां रह गई, गलती कहां कर रहा है। जैसे कि मैंने पूछा ना कि 4 में कितना जोड़े 6 हुए, उसने बताया 2। फिर मैंने पूछा 5 में कितना जोड़े कि 7 हुए, उसने बताया 12। तो मैं यहां पर इस 12 को नहीं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा ये गलती बेटे ने कैसे की, तरीका क्या था, कठिनाई कहां पर आ रही है। फिर मेरे को पता पड़ा, उसको लग रहा है कहीं तो 2 बोल दो, कहीं 2 के आगे 1 लगा दो, कहीं 2 के पीछे 1 लगा दो, ऐसी वाली प्रॉब्लम आई। तो इस बात को फिर मैं क्लियर करूंगा। यही तो निदानात्मक परीक्षण है। तो सीमा जी ध्यान रखो। और बता दो भैया, क्या अभी भी आपका ये पूरा नहीं हुआ क्या विशेषता? तो साथियों विशेषता पूरी हो गई। मतलब हुआ कि आज की क्लास में भैया आपने हमें एक तो याद करवाया उद्देश्य, और एक याद करवा दिया विशेषता। 3 पॉइंट याद हो गए तो 3 लिखकर कमेंट करो। फिर चौथा पॉइंट पर चलते हैं। पहला अर्थ याद होना चाहिए। कोई पूछे ना निदानात्मक परीक्षण को ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही रिवीजन करना है कि पहले तो अर्थ, फिर पढ़ा हम लोगों ने परिभाषा, तीसरे नंबर पर उद्देश्य और चौथे नंबर पर विशेषता। पीडीएफ दे दूंगा रे। तरीके को पकड़ना है। वेरी गुड तन्नु शर्मा जी, कमी को पकड़ेंगे। वेरी गुड। अरे रमेश मेरा भाई, मैं नोट्स दिया, तू जो बोलेगा वो सब दे दूंगा, लेकिन अभी का जो निदानात्मक तो पढ़ ले।
निदानात्मक तो इंपोर्टेंट है। साथियों चौथा पॉइंट हम बात करेंगे क्षेत्र की, कि भैया ये क्या निदानात्मक पढ़ा रहे हो, हमें तो सब आता है, आप तो क्षेत्र बता दो कि इसको उपयोग कौन कौन से क्षेत्र मिलेंगे। तो साथियों याद रखना, उस क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, आधारभूत जो सब्जेक्ट है ना, आधारभूत विषय में इसका प्रयोग करेंगे। रे भैया आधारभूत विषय का मतलब बता दो। अब यहां पर वो वाली बातें नहीं करेंगे, बता दो हमारी भैंस दूध नहीं दे रही, तो भैया इसमें करेंगे क्या, नहीं, हमें उन बातों से काम नहीं है रे, हमें तो हम शैक्षिक निदान की बात करेंगे, हमारे काम की बात करेंगे। वो तो कल दे रही थी भैंस दूध, आज उस भैंस के दूध वाली कहानी पर बात नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, सुनो, इसका क्षेत्र वो रखेंगे। साथियों ऐसी सब्जेक्ट में देख लो जो और सब्जेक्ट में काम आती हो। कैसे, बालक को साथियों लिखना आता है कि नहीं आता, उसमें देख लेंगे लेखन में। बालक को अंकों का ज्ञान है कि नहीं है, तो साथियों अंक गणित में देख लेंगे। भैया लिखेगा तो तब ना जब वो भैया कुछ सुनेगा, वो कुछ पढ़ेगा, कुछ बोलेगा, हाँ जी सही बोल रहे हो, तो उच्चारण की बात कर लेंगे। और लिखेगा कब, जब उसको व्याकरण तो आवे, तो व्याकरण की बात कर लेंगे। और भैया उसको कुछ बोलने तो दो, तो वाचन की बात कर लेंगे। साथियों ये वो टॉपिक की बात कर रहा हूं, मोटा मोटा वो होना चाहिए। बिल्कुल लाखन जी, मेरी क्लास कंटिन्यू होगी। मैं आज बाहर था, मेरे को पता नहीं है उनके बारे में, जो भी कोई डिटेल होगी मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। हमारी भैंस तो आज भी दूध देती है। वेरी गुड राजेंद्र भाटी जी, दूध पियो और क्लास लो, दूध पियो और भैया की क्लास लो ना। बता दो क्षेत्र समझ में आया। भैया वो क्षेत्र लेंगे जो बेसिक है। गणित पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं, अंकों को ले लिया, और बाकी सब्जेक्ट देखो, लिखना आना चाहिए साथियों, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, अरे उसका व्याकरण आना चाहिए, और वाचन होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, वो तो अपने आप आ जाएगा। ऐसी ऐसी बातें लेंगे। और सुनो भैया, बार बार ऐसे क्यों बोलते हो, सुन लो सुन लो, क्योंकि साथियों इनको आपको ढंग से केवल सुनना ही है। क्या करना है, सुनना ही है। बताओ क्षेत्र याद हुआ कि नहीं हुआ। साथियों लाइव आओगे तो डेली क्लास होगी, और जितनी क्लास हो गई तो पूरा याद हो जाएगा, वरना फिर यही काम है, भटकते रहना मेरे भाई, भटकते रहना। साथियों यहां से स्टार्ट होता है हमारा क्षेत्र, और क्षेत्र के बारे में सुन लो, केवल सुनना है। क्षेत्र क्या है, निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग हम करेंगे आधारभूत साथियों सब्जेक्ट में, आधारभूत विषयों में अधिकांशतः किया जाता है। जैसे भैया वाचन में कर लिया, लेखन में कर लिया, उच्चारण में कर लिया, व्याकरण में कर लिया, अंक गणित में कर लिया। भैया ऐसा क्यों, आधारभूत सब्जेक्ट के लिए ही क्यों किया, तो सुनो रे सुनो, क्योंकि साथियों ये क्या करता है, अन्य विषयों के ज्ञान की प्राप्ति में, प्रगति करने में मूल आधार है रे। सब्जेक्ट का क्या है, बेसिक है। बताओ ये वाली बात याद हुई नहीं हुई। आज तो 121 ही है, आज तो 121 है, नहीं लगाओ साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, इतना दूंगा। आप 100 प्लस चलने दो, क्योंकि वो तो भटकेंगे, कोचिंगों में पढ़ेंगे भाई, पढ़ने दो। आपका निदानात्मक परीक्षण आज पूरा हो जाएगा, और तुलना कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा आज से पहले कितना आता था और अब कितना आता है। अब जब ऑप्शन देखोगे ना, ऐसे उड़ाओगे रे चुटकियों में, अब लगेगा कि वास्तव में ये कथन क्यों गलत है और ये कथन क्यों सही है। ये मैं प्रूव करवाऊंगा। 18% तो पहले एग्जाम में करवाया, और करवाऊंगा। सुनो, इसके अलावा साथियों दो बातें और याद रखना। मैं बात कर रहा हूं साथियों इसके उपयोग के लिए, जो छठा वाला पॉइंट था ना, उपयोगिता। पहले 6 वाला पॉइंट याद करवा रहा हूं साथियों, कि निदानात्मक परीक्षण के उपयोगिता के बारे में क्या बात बोली गई है। तो सुनो साथियों, ये था हमारे स्वामी जी, ये स्वामी जी की चोटी, ये स्वामी जी का पेट, ये स्वामी जी के कान, ये स्वामी जी की आंख, ये स्वामी जी के पैर, और ये स्वामी जी के हाथ। ये कौन है भैया, मोटे से
तो ये मोटे से एक स्वामी है। साथियों, बेरोजगारी में हम जब पंडितों के पास, स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी, हमें तो आप ये बता दो कि हम क्या तो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। दो बात बता दो कि हम क्या तो कर सकते हैं, क्या तो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कैसे भैया, कैसे? समझ में नहीं आया? अरे नहीं, हनुमान भैया नहीं है। हनुमान भैया तो 25 किलो के ही है। हनुमान भैया में तो 25 किलो ही वेट है। ये तो स्वामी जी है। अरे ये तो 100 किलो के हैं। ये तो 100 किलो के हैं और हनुमान भैया में तो 25 किलो का ही वेट है। सुनो, बात सुनो। कौन सी बात पहुंचाना चाहता हूं, एक्सेप्ट करना। कैसे भैया? सुनो। हाँ, संगीता जी ने सही बोला है, वही है ये। साथियों, स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी को एक बात बोला। कैसे? ये था साथियों चिंटू। चिंटू के पापा चिंटू को लेके गए स्वामी जी के पास कि मेरे लड़के में तो आप ये बता दो कि ये क्या तो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जैसे, अब एक बात बताओ, यदि मेरा बेटा खेलने में कूदने में होशियार हो तो मैं क्यों ना इसको खेलने कूदने में भेजूं। इसको यदि स्कूल में भेजूंगा ना तो मास्टर इसकी कितनी कठिनाइयों को दूर करेगा, आप बताओ। अरे ये तो हर चीज में मंगता निकलेगा। तो उससे बढ़िया ये है ना कि यदि इसका ये बात पता पड़ जावे कि ये अपनी जिंदगी में क्या तो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अरे इसकी रुचि बोलो, अभिरुचि बोलो, इनके बारे में पता पड़ जावे ना तो मैं इसको स्कूल में ही नहीं भेजूं। उससे क्या होगा? अरे 25 किलो ही है, आज तो 1-2 किलो ज्यादा मान लो। तन्नू शर्मा जी, तन्नू जी 1-2 किलो ज्यादा मान लो, चलो 26 मान लो, अब तो कुछ हो, 26 किलो मान लो। ऐसे ही याद करना है कि निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के बारे में साथियों किसने? कुप्पू स्वामी ने। नाम याद रखना, कुप्पू स्वामी नाम है। एक ही परिभाषा याद करवाऊंगा कि स्वामी जी ने एक बात बोली है कि निदानात्मक परीक्षण को उपयोगिता के संबंध में दो बात बतानी चाहिए। कौन कौन सी? कि बालक क्या तो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इससे क्या होगा? इससे उसकी रुचि और अभिरुचि के बारे में पता पड़ जाएगा। फिर तो हम ही पता कर लेंगे कि ये खेलने कूदने में होशियार है, कि ये गणित में होशियार है, कि ये सामाजिक ज्ञान में होशियार है और ये किस में होशियार है। फिर क्या होगा? अरे कठिनाइयों के लिए साथियों सामना ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि बालक तो साथियों गीत गाना चाहता है और आप उसको गणित पढ़ा रहे हो, तो साथियों वो निदानात्मक परीक्षण उसके कहां से उपयोगी होगा। बालक तो डांस करना चाहता है, आप उसको संस्कृत की ग्रामर पढ़ा रहे हो, अरे उसका निदानात्मक परीक्षण कहां से उपयोगी होगा। अरे वो वाली बात की उपयोगिता व्यर्थ नहीं चली जावे, उसके बारे में साथियों सबसे बेस्ट पीडी पाठक में बेहतरीन परिभाषा दे रखी है कि कुप्पू स्वामी जी ने बोल दिया, एक काम कर लो कि आप तो डायरेक्ट बता दो कि निदानात्मक परीक्षण वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए रे, जो बता दे कि बालक क्या तो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जब हमें ये वाली बात पता पड़ जाएगी ना तो निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता तो साथियों और बढ़ जाएगी और तनिक भी कदापि प्रॉब्लम नहीं होगी, कदापि प्रॉब्लम नहीं होगी। और सुन लियो, 26 किलो में आपका पेट नहीं भरा ना तो साथियों 30 किलो मान लो। अब ये मत बोलना कि भैया भैया आप में इतना वेट है क्या, तो 30 नहीं साथियों 29 मान लो। 30 में तो आपको विश्वास नहीं होगा कि नहीं भैया इतने भी मोटे नहीं हो, 29 तो मान लेंगे। वेरी गुड, सबने मान लिया, सबने मान लिया। हाँ, अब बताओ कि यदि 6 लिखकर कमेंट करे कि उपयोगिता वाला पॉइंट याद हुआ कि नहीं हुआ। भैया पहला आपने अर्थ याद करवा दिया, पहला पॉइंट अर्थ याद करवा दिया, दूसरा परिभाषा याद करवा दिया, तीसरा उद्देश्य और विशेषता याद करवा दी और सब भैया छठा अपने उपयोगिता भी याद करवा दिया। अब 2 पॉइंट रह गए, चौथा और पांचवा। चौथा तो साथियों कौन सा वाला कि इसका स्तर बता दो, इसका परिणाम। एक तो रह गया परिणाम, एक तो साथियों इसका रह गया परिणाम और एक रह गया साथियों इसका स्तर, इसकी प्रक्रिया वो वाला। पहले परिणाम भी सुन लो,
उपयोगिता समझ में आ गया? हाँ, इसको ध्यान रखना ना, एक खतन याद रखना है कि वो मोटा साग। साथियों, जो वजन वाली बात कर रहा हूं ना, ये इसलिए कर रहा हूं रे, ताकि ये बातें आप लोगों का बिंब बन जावे और ढंग से कर सको। बिल्कुल बढ़ेंगे। अभी क्लास पूरी होगी तब तक और बढ़ जाएगा। तो फिर आप ये मान लो, 29.5 मान लो कि आर जी, आप भी खुश हो जाओ। अब ये मत बोलना भैया इतने मोटे नहीं हो, 29.5 तो मैं मान लेता हूं। साथियों, ये वाला पॉइंट देख लो, हमारा छठा पॉइंट था परिणाम। छठा पॉइंट परिणाम, पांचवा पॉइंट परिणाम और याद कर लो, फिर एक पॉइंट रहेगा। साथियों, परिणाम में केवल पढ़ना है, लास्ट का पॉइंट समझाने का है, उस पर ध्यान देना। साथियों, ये कहता है कि छात्रों की जो अध्ययन संबंधी अनुचित आदतें है ना, उन पर अंकुश लगाता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे? अरे मास्टर तो लिखवा रहा है और बालक क्या करता है, बार बार। आपने देखा होगा कैसे, सुनना, होता क्या है साथियों, टीचर लिखवाता है और लड़कियों में ज्यादा आदत होती है, कभी उंगली को ऐसे करते हैं, कभी उंगलियां गटका रहे हैं, कभी बालों में क्लिप को छेड़ रहे हैं, कभी दूसरी लड़की को छेड़ रही है एक लड़की कि तूने कितना लिख लिया, मैंने तो नहीं लिखा, तेरी राइटिंग तो अच्छी है, मेरी राइटिंग खराब है। और लड़के ये करते हैं कि यार मेरे को तो मैं तो तेरे नोट्स ले लूंगा, तेरे से टीप लूंगा, मास्टर तो लिखवा रहा है और मंगता बातें कर रहा है। आज तेरे टिप्पण में खाने के लिए क्या लेके आए हो, मास्टर तो लिखवा रहा है, तुम बातें कर रहे हो। अगर ऐसी कोई बात हो ना, ऐसी कोई अनुचित आदत हो कि मास्टर तो लिखवा रहा है और आप साथियों अपनी खोपड़ी में खुजल रहे हो, खुजली कर रहे हो, होती है साथियों। देखना, जब तीसरी चौथी पांचवी क्लास के बच्चों को देखोगे ना, ऐसा ही होता है कि मास्टर तो पढ़ा रहा है और वो 5 पत्थर होते छोटे छोटे, है ना, उन 5 पत्थरों से पीछे क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, वो 5 पत्थर होते हैं ना, उन 5 पत्थरों से क्या करेंगे, खेलेंगे। पीछे मास्टर तो आगे पढ़ा रहा है कि दिखेगा तो वैसे भी नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो इन बातों को ऐसी गलती नहीं करे साथियों। ये क्या होता है, आदत होती है। तो साथियों, ऐसी आदतों पर अंकुश लगाना, रोक लगाना। हाँ, दूसरा सुनो साथियों, विद्यालय कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास करता है। हाँ, एक चीज सोचना, बालक क्या सोचेगा, मास्टर तो ढंग का पढ़ाता है नहीं है रे। क्यों? बालक आया, बालक को जोड़ ही नहीं आता क्योंकि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मास्टर को जब पता पड़ेगा ना कि इस बच्चे को जोड़ नहीं आता, मास्टर उस बच्चे को पास में बैठाएगा, उससे बातें करेगा, उसकी कठिनाइयों के बारे में पूछेगा ना, तो बच्चा साथियों आत्मीयता के साथ उस मास्टर से जुड़ेगा और उसको लगेगा नहीं, मास्टर गलत नहीं था, स्कूल में तो पढ़ाई होती है रे, मैं ही मांगता था। तो साथियों, उसका दृष्टिकोण भी बदलेगा। याद रखना, यह भी निदानात्मक परीक्षण का क्या है, परिणाम है। सोचना, आज अभी 122 लाइव देख रहे हैं, यदि कोई नहीं आएगा ना, उसको शुरू में क्या लगेगा, कभी तो वजन के बारे में बता रहे हैं, कभी मजे ले रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो आए और 2 मिनट में चले गए। और यदि वो पूरी क्लास देखेंगे, हमारे साथ साथियों आत्मीयता के साथ जुड़ेंगे ना, उनको पता पड़ेगा नहीं भैया मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए भैया मेहनत कर रहे हैं, भैया मैथ साइंस के स्टूडेंट है, फिर भी साथियों रीति विज्ञान हमारे सामने एक तो ऑथेंटिक है और एक बेहतरीन तरीके से रात को 10 बजे भी साथियों एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं। तब उसको लगेगा। फिर देखना, यदि कोई बीच में नेगेटिव कमेंट करने वाला गया ना, तो वो खुद भी भैया की तरफ बोलेगा जैसा अपना परिवार करता है। साथियों, ये बात मैं नहीं बोल रहा, यहाँ हमारे जो टेक्निकल वाले भैया ना, उन्होंने कल ही एक बात बोली है कि गुरुजी आपकी क्लास में एक बात तो देखी। मैंने कहा क्या हुआ? वो भैया साथियों बराबर से कमेंट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहनें भी हैं और भाई भी है, कोई ऐसा मंगता नहीं आ जावे कि गलत कमेंट करके साथियों क्लास का माहौल खराब करे, आपको लगे नहीं कि आप अपने नहीं हो। तो भैया को बैठा रखा है और वो भैया रात को चाहे कितनी बजे तक क्लास हो, एक एक कमेंट पर ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी क्लास की तो एक अच्छी बात है कि यदि कोई गलत कमेंट करता है ना, तो भैया आपसे पहले तो जो आपके भाई बहन है ना, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप मेरे भाई बहन हो, कि आपके भाई बहन ही आपके जो गलत कमेंट करता है ना उसको धोते हैं। ऐसा क्या कर रखा है क्लास में? उनको क्या पता
कि यह हमारा लंबा संघर्ष है। यही होता है साथियों। जो कुछ बताओ, बात समझ में आई साथियों? ये किसकी बढ़ाई थी? कवि इसके माध्यम से किसकी बढ़ाई कर रहा है? कवि इसके माध्यम से किसकी बढ़ाई कर रहा है? आप लोगों की। याद रखना। अब बताओ, अब 138 हो गए, अब जो 20 जने जुड़े हैं ना, उनको क्या समझ में आएगा? साथियों ये चीजें छोड़ दो। यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब फर्जी दुनिया है। यूट्यूब से साथियों ये चीजें छोड़ दो। जहां पर आपको लगता है ना इस दुनिया में स्वार्थी बनो। साथियों हर रिश्ता स्वार्थ पे टिका होता है। क्लास का टाइम पूरा हो गया, आपको नहीं पता कि भैया किस परिस्थिति में पढ़ा रहे हैं। आप में जो कमेंट देख रहे हो ना, उनको भी नहीं पता साथियों किसके पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है ना। ये बातें किसी को पता नहीं होती। आप कमेंट देखते हो ना, पता नहीं जो कमेंट कौन सा भाई बहन किस परिस्थिति में स्टडी कर रहा है, किस भाई बहन के पीछे कितना दुख है, कितना दर्द है, कितने सपने हैं, किसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, अगर आप लोगों को फायदा होता है ना तो साथियों लाइव में जुड़ने की कोशिश करो। मुख्य परीक्षा बहुत लेट है, मैं इसी गति से इसी तरीके से पढ़ा दूंगा ना तो साथियों ज्यादा नहीं 220 नंबर का 300 में से मैं खुद रिवीजन करवा कर याद करवा दूंगा। कोई सी किताब पढ़ लो, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग को पढ़ लो, नोट्सों को लिख लो, अपडेट करना है, सुनना है। क्या पता यदि मेरी एक बात भी आपके काम की निकल गई ना तो यकीनन साथियों एग्जाम में याद करोगे, एग्जाम सही हो जाएगी। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर खड़ा किया है। जब मोबाइल में साथियों ऐसे सामने रखकर रिवीजन करवाता था, आप बोलते थे भैया करवा दो, तो मैं रिवीजन करवाता था, 100+ लोग देखते थे। आज भी वही 100+ लोग हैं साथियों। आप लोगों के पीछे मैं हूं। जिस दिन आप लोग बोल दोगे, देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, आप लोग बोल दोगे ना भैया अब हमें नहीं पढ़ना, आप भी पढ़ो हम भी पढ़ते हैं, यकीनन साथियों पेन है और ये डिजिटल बोर्ड है, उस दिन के बाद में नहीं पढ़ाऊंगा। कोई स्वार्थ नहीं है। ऐप आ गया, टेस्ट भी आ जाएगा, 1-2 दिन में सूचना दे दूंगा, फिर आराम से टेस्ट देना। जरूरी नहीं है क्लास हो। आप लोगों के पीछे हूं। साइंस भी स्टार्ट करो मंजू चौधरी जी, साइंस लगभग कल से स्टार्ट हो जाएगी मेरे हिसाब से। एक फिजिक्स के साथियों बहुत बेहतरीन टीचर है, अनुभवी टीचर है, हमारे बैच में सबसे अनुभवी टीचर वही है। और सुनो, तीसरी बात सुनो, छात्रों की विशिष्ट समस्याओं की संख्या को अधिक से अधिक कम करेंगे। क्या भैया ये बात तो आपने उद्देश्य में ही बता दिया था कि योकम्प और सिम्पसन कहता है 2 उद्देश्य होते हैं, यदि कोई स्वाभाविक और जन्मजात कठिनाई है ना उसके बारे में, और कोई विशिष्ट कठिनाई है ना उसके बारे में, तो वहीं से लिया गया है। मेरे हिसाब से तीनों पॉइंट क्लियर है, तीनों पॉइंटों को समझाया है, घास नहीं काट रहा। और सुनो चौथा पॉइंट, साथियों वैज्ञानिक विधि से उनके समक्ष उपस्थित करेंगे यदि कोई क्या हुआ, अध्ययन संबंधी अनुचित प्रवृत्ति हुई। वही बात हो गई रे, यदि कोई विशेष कठिनाई है ना तो साथियों फिर आप ना आपके पढ़ाने के तरीके पर डिपेंड करेगा। आप ऐसी विद्या लीजिए, और ये जो वैज्ञानिक विद्या है ना, जब हमारा सिलेबस आ जाएगा उसमें लिखा होगा शिक्षण विधि, और साथियों मैं जो शिक्षण विधि पढ़ाऊंगा ना उनको देखना। छात्रों को उनकी त्रुटियों का ज्ञान करवाएंगे। वही बात आ गई, त्रुटि बोलो, कमी बोलो, कठिनाई बोलो, वो वाली सारी बातें तो हमें वैसे ही आती है। खत्म साथियों। साथियों एक बार इसके गुण और दोष भी देख लो, क्या क्या रह गया। एक बार यस लिखो, यदि 5-10 मिनट क्लास लेट हो जावे तो ले लोगे। राहुल सर भैया आईसीटी की लेंगे, है ना। एक बार 2-3 बातें रह गई, उनको देखना। साथियों निदानात्मक परीक्षण के प्रकार पूछता है कि भैया कितने प्रकार का होता है, तो सुनना 2 प्रकार का होता है। कैसे भैया, तो सुनो साथियों, यदि एक से बात कर रहे हो ना कि भैया एक बंदे की यदि प्रॉब्लम देख रहे हो तो साथियों व्यक्ति केंद्रित। 2 याद रखना, किसकी बात कर रहा हूं, प्रकार की बात कर रहा हूं। जब प्रकार पूछे ना तो साथियों याद रखना, एक तो व्यक्ति केंद्रित और एक होता है साथियों समूह केंद्रित। याद करो कल की क्लास में, कल का मतलब है लास्ट क्लास में एक प्रश्न था कि अधिकांश बालकों की समस्या एक जैसी है ना, तो आप क्या करोगे। तो हमने बात की थी कि साथियों उसका जो निदान करेंगे ना वो समूह के आधार पर करेंगे। तो 2 चीज याद रखना, प्रकार पूछे ना कि निदानात्मक परीक्षण कैसा होता है तो साथियों यही बोलेंगे, बिल्कुल इसको पूरा करेंगे।
जिसको पढ़ना होगा पढ़ो, पूरा टॉपिक करेंगे, 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा, पूरा करेंगे, घास नहीं काटूंगा। साथियों प्रकार दो होते हैं, यदि एक एक टाबर की, अरे ये क्लास थी, यहाँ पर भीड़ भीड़ बैठी हुई है, आपको लग रहा है ये हमारा मास्टर है, ये आपके अनुमान भैया हैं, इन्होंने देख रहे हैं कि इसमें कमजोरी है और इसमें दोनों में कठिनाई आई है, जब मैं इसको बुला रहा हूं समस्या हल की, इसको बुलाया समस्या हल की, ये हो गया व्यक्ति केंद्रित। और मेरे को लग रहा है ये 2 लाइन आगे की या 2 लाइन पीछे की, क्योंकि इनका तो ध्यान ही टिप्पण में था, तो दोनों लाइन को बुलाऊंगा और इनको बोलूंगा, अरे भाई या तो टिप्पण तू घर से खा के आया कर, या फिर टिप्पण मेरे पास जमा करवा दिया कर और तू क्लास लिया कर। अब वो अलग बात है कि क्लास के बाद में उसको टिप्पण मिले या नहीं मिले, टिप्पण तो मिलेगा, कि खाली मिले, उसमें खाना वापस मिले कि नहीं मिले। तो इतना याद रखना, 2 प्रकार होते हैं, व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित। साथियों वो बावड़ा बना रहा है 2 साल से, 2015 में प्रश्न पूछा गया रे रीट में, और अब फिर पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि वो बावड़ा बनाता है, वो ऐसी बातें देगा, केवल आपको सजग करने आया हूं। क्या बोल रहे हो जोधपुर जी? कौन है? ये है क्या जोधपुर जी? अच्छा जोधपुर भाई, क्या क्या ज्ञान देने आए हो, बता दो ना, आप भी बता दो। अरे रात के 11 बज रहे, क्यों मंगते यहाँ घूम रहा है? छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो ना। प्रकार तो याद हो गया, प्रकार तो साथियों याद हो गया, विधि याद रखना। वो पूछता है निदानात्मक शिक्षण की विधियां। तो साथियों विधियों में केवल ये याद रखना, विधियां 2 प्रकार की होती है। सुनना, निदानात्मक परीक्षण की 2 विधियां होती है साथियों। कैसे याद करोगे भैया? किसकी? निदानात्मक परीक्षण की, है ना, कि निदानात्मक परीक्षण की कितनी विधियां होती है? निदानात्मक परीक्षण की 2 विधियां होती है। कौन कौन सी? अब तक तो ट्रिक बता रहे थे भैया, अब तो आप भी ट्रिक नहीं बता रहे हो, ऐसे कैसे याद होगा? हाँ, यहाँ तो सारी बहनें झांसी की रानी है, और साथियों शायद पूरे यूट्यूब पर यही क्लास होगी जिसमें इतनी एकता है, और एकता की तो ताकत होती है। आप लोग देखते हो, कभी बाहर जाओ ना, देखना साथियों, एक अंगूर की दुकान है, अंगूर की दुकान पर साथियों एक तो अंगूर का जुक्का है और एक टूटे हुए अंगूर है। आप पूछोगे ना कि अंकल जी अंगूर का भाव क्या है, अंकल जी पूछेंगे कौन से अंगूर का, इस गुच्छे वाले अंगूर का या टूटे हुए का? साथियों भाव में तो फर्क दिखेगा, अंतर दिखेगा रे। अंकल जी बोलेंगे ये टूटे हुए अंगूर तो 20 रुपए किलो है, और साथियों ये 50 रुपए किलो है। आप पूछना ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पर प्रेम है, यहाँ पर आत्मीयता के साथ एकजुटता है साथियों, तभी तो बोलते हैं। एक रेकर पढ़ोगे ना तो यकीनन फायदा होगा। और ये टूटे हुए हैं रे साथियों, टूटे हुए को तो कोई सगा नहीं होता। जो इंसान टूट गया ना साथियों, उसके लिए जीवन बेकार है, हर चीज बेकार है। ठीक उसी प्रकार उसके भाव गिर जाएंगे जिस प्रकार इस अंगूर के भाव गिर गए ना। कुछ ही देख लो, जिस प्रकार अंगूर के भाव, जब साथियों अंगूर के भाव गिर सकते हैं, आप लोग टूट गए तो यकीनन। बाकी कोचिंग तो आप लोगों ने की हुई है, पता तो आप सबको भी है। साथियों वीडियो के ट्रिक बताओ तो सुन लियो, दा से याद रखना, दार्शनिक। साथियों दार्शनिक ये भी शुद्ध है, आजकल तो भैया को शुद्ध भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मांगते तो ये बोलते हैं लिखना ही नहीं आता। अरे भैया समझ ले रे, लिखने में ध्यान मन नहीं देता, मैं बोलने में ध्यान देता हूं, समझ ले मेरे भाई, समझ ले। और साथियों दूसरा हमारा निदानात्मक परीक्षण। भैया निदानात्मक परीक्षण की विधियां बता रहे हो और इसमें लिखवा रहे हो निदानात्मक परीक्षण? हाँ जी हाँ, गलत नहीं है साथियों, यही होता है। 2 प्रकार की विधियां पढ़ेंगे, एक तो दार्शनिक विधि और साथियों एक निदानात्मक परीक्षण। बिल्कुल 1 नंबर ये और 1 नंबर 2। प्रश्न सुनना, दार्शनिक मैं क्या बोल रहा हूं, निदान, पानी की बोतल देने के बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि निदानात्मक परीक्षण की विधियां बताओ, तो 2 बताना है। मैं निदान की परीक्षण की विधि नहीं पूछ रहा, निदानात्मक परीक्षण की विधि पूछ रहा हूं। तो 2 विधियां होती है साथियों, एक दार्शनिक विधि, याद किया करा गुरुजी,
दा से तो दार्शनिक और नी से निदानात्मक परीक्षण, यही होती है साथियों। नाजिया जी, तभी तो नारी पूजनीय है। हमें नारी को पूजनीय क्यों मानते हैं? क्योंकि साथियों नारी इसलिए पूजनीय है, आज तक कोई भी मंगती नहीं आई ना, मंगता ही आता है। टाइम लगेगा 10 मिनट। टेक्निकल भैया बोल रहे हैं भैया क्लास पूरी हो गई। मैं बोल रहा हूँ यदि टेक्निकल भैया जी हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारे 100 जने कमेंट करेंगे, देख लो फिर। 100 जने बोलेंगे, कमेंट करेंगे, पढ़ाने दो, पढ़ने दो। हाँ, टेक्निकल भैया को बोल दो पढ़ने दो। एक बार सभी लिखो पढ़ने दो। टेक्निकल भैया साथियों हमारे बीच में बोल रहे हैं भैया 1 घंटा हो गया, मेरे को घर जाना है। एक बार बोलो कि पढ़ने दो, 5-10 मिनट की क्लास हो रही है। मारी सुन लो, मारी एक बार लिखो पढ़ने दो साथियों। और सुनो, लास्ट 2 पॉइंट रहे हैं, उनको देखते हैं फिर खत्म करते हैं क्लास को। साथियों 2 बातें पूछता है कि एक बार तो भैया आप हमें फटाफट करवा दो। 2 बातें रही है साथियों। एक तो होता है शैक्षिक जो है ना, साथियों इसकी प्रक्रिया आती है कि भैया प्रक्रिया बताओ कि ये होता कैसे है। तो प्रक्रिया सुनो ना। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको लगा कि आप भैंस के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले साथियों एक उस पशुपालन विभाग में गए। अरे 10 भैंसें दिख रही थी, 10 भैंसों में से आपको पता पड़ा ये 10 भैंस है, 5 भैंस थी कि इस भैंस ने दूध नहीं दिया, इसमें प्रॉब्लम है। या यूं कहें एक कक्षा में 5 स्टूडेंट थे, सबसे पहले आपको छात्र का चयन करना पड़ेगा। चाल बदियो, चाल बदियो, ये हुई ना बात। राकेश कुमार जी सही बोल रहे हो, चाल बदियो। पहले तो साथियों छात्र का चयन करो। बस आपने कमेंट कर दिया, टेक्निकल भैया ने बोल दिया कि चाल बदियो। हाँ भैया चाय पी लो, टेक्निकल वाले भैया आप चाय पी लो, आपके लिए यह है कि आप चाय पी लो। सुनो, सबसे पहले छात्र का चयन करेंगे, उसके बाद में साथियों जो वो आपका कठिनाई जो स्थल है ना, उस स्थल का क्या करेंगे, उसका पता करेंगे। जैसे प्रकार यदि पूरी भैंस का चयन किया, उसके बाद में पता पड़ा कि गर्दन में प्रॉब्लम है, तो गर्दन का चयन करेंगे। फिर पता पड़ेगा कि आज भैंस को दिखाई नहीं दे रहा, आंखों में प्रॉब्लम है। फिर साथियों जो विशिष्ट कठिनाई स्थल है ना, उस विशिष्ट कठिनाई जो ना उसका अन्वेषण करेंगे, और लास्ट में साथियों उसको दूर करेंगे, उसके लिए विश्लेषण करेंगे। प्रक्रिया में ऐसे याद रखना भाई, सबसे पहले छात्र का चयन करेंगे, फिर साथियों जो प्रॉब्लम जिस स्थान पर प्रॉब्लम है उसका चयन करेंगे, फिर उसका अन्वेषण करेंगे, खोजेंगे कि वास्तव में कठिनाई कहां पर है, उसके बाद में उसका विश्लेषण करेंगे। इसको देखो एक बार, यदि टेक्निकल भैया ने टाइप किया हो तो हाँ, ये रहा शैक्षिक निदान की प्रक्रिया बताओ। तो सुन लो, छात्र का चयन किया, उसके बाद में जो क्षेत्र था ना उसका चयन किया, क्षेत्र का चयन किया। सुनो, छात्र का चयन किया, फिर क्षेत्र का चयन किया। भैया तरीके से बताओ, अरे ये कल वाली भैंस, ये सुनो, ये थी साथियों कल वाली भैंस, और ये इसकी गर्दन। ऐसी कौन सी भैंस कहाँ मिलती है? ऐसी भैंस साथियों, ऐसी भैंस मिलती है हमारे टेक्निकल भैया के गांव में। सुनो साथियों, सबसे पहले आपने भैंस का चयन किया ना, उसी प्रकार साथियों यदि शैक्षिक निदान करोगे ना, तो सबसे पहले आपने छात्र का चयन किया, अरे फिर क्षेत्र का चयन किया कि भैया इस गर्दन में प्रॉब्लम है, उसी प्रकार उस टावर को कौन से क्षेत्र में प्रॉब्लम थी ना, उस क्षेत्र का प्रयोग किया, फिर कठिनाई स्थल को खोजा
कि वास्तव में भैंस की आंखों में प्रॉब्लम है। आज भैंस ने पानी इसलिए नहीं पिया, दिखाई नहीं दे रहा। उसी प्रकार साथियों उसके जो कठिनाई स्थल था ना टाबर का, उसको खोजा, उसके बाद में उसका विश्लेषण किया, रे मूल कारण का पता किया। मोटा मोटा देखना है, याद नहीं करना, हल्का हल्का ध्यान देना। वो कथन बनाएगा और पूछेगा इसकी लैंग्वेज कैसे ही बना लो। साथियों भैंस के लिए इसलिए बोला है, भैंस का उदाहरण इसलिए दिया है कि वो कथन कैसे ही बना लेगा, वो हमें बावड़ा बनाएगा। क्या बनाएगा? बावड़ा। बावड़ा बनाएगा कैसे गुरुजी? वो पूछेगा, बार बार चेंज करेगा कि इसमें कि शैक्षिक निदान की प्रक्रिया में क्या तो शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो ये वाली कहानी याद रखना। आज का लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, आज की क्लास का लास्ट बिंदु साथियों, कि शैक्षिक निदान के 5 स्तर होते हैं। भैया कौन कौन से, कितने स्तर बता रहा हूं साथियों? इसके 5 स्तर होते हैं। पहला स्तर तो याद रखना, वही आपने छात्र का चयन किया, बिल्कुल आज भी वही स्तर है साथियों। दूसरा, हाँ गुड भैया, नेगेटिव पॉजिटिव? गुड बॉय, फ्लो करो ना इसको बस। गुड बॉय सुने, गुड भैया, गुड़ खाने योग्य भी लक्षण नहीं है तेरे में। गुड़ भैया हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, शैक्षणिक निदानात्मक परीक्षण में गुड़ ने बोला है कि उसका स्वरूप देखकर उसके बारे में बोलो। कोई कठिनाई हो, कोई कमी हो तो उसका स्वरूप कैसा है ना, उसके बारे में बताओ। इस गुड़ के नाम से एक परिभाषा याद रखना। गुड़ ने बोला था कि साथियों कठिनाई का, कमियों का स्वरूप कैसा होगा, और इसका स्वरूप कैसा है ना साथियों, यहां पर आकर ये परिचय दे रहा है कि वास्तव में इसका जन्म लेना ही बेकार है। आप देखते हो ना कि रामायण में राम और रावण आते हैं, तो साथियों ऐसे लोग हैं रावण, कलयुग में भी रावण जिंदा है। जिस प्रकार बजरंगबली जी है ना, उसी प्रकार आज की क्लास का रावण है ये गुड़। एक गुड़ देखो जिसको आज पढ़ रहे हैं, और एक गुड़ देखो जो कैसे कैसे कमेंट कर रहा है। मंगता भी नहीं है, अरे मंगता का मतलब तो अच्छा होता है, ये तो मंगता भी नहीं है रे, ये तो अपना परिचय देने आया है। लेकिन ऐसे लोगों की बात ही नहीं करेंगे। भैया इतना तो बुरा बुरा बोल दिया, अब ऐसे बोल रहे हो, बात नहीं करेंगे। सुनो, 5 स्तर प्रक्रिया में 4 पॉइंट बताया, लास्ट क्लास का पॉइंट है 5 स्तर होते हैं। भैया पहला बताओ, पहला छात्र का चयन कर लो रे। दूसरा बताओ, दूसरा वही है जो अभी पढ़ा था कि भैया क्षेत्र बता दो। आपको क्षेत्र पता पड़ गया, तो तीसरा कौन सा है? भैया तीसरा ये है कि साथियों त्रुटि का कारण पता करना। और मैं यदि ये बात बोल दूं ना कि सबसे कठिन, सबसे जटिल तो यही है, सबसे मुश्किल तो यही है, अरे ये गुड बॉय तो चला गया कमेंट करके। यदि इसका मूल कारण का पता करे ना, इसका निदान करे ना, तो साथियों इस पॉइंट में करेंगे कि वास्तव में जो इसने कमेंट किया है ना वो क्यों किया है। क्या पता इसके माता पिता ने ऐसा बोला हो, या क्या पता ये कुछ परिचय देने आया हो। ये साथियों जो कमेंट करते हैं ये आपके दुश्मन नहीं, ये मेरे कोई जानकार होते हैं और ये मजे लेने के लिए आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल टेक्निकल भैया बाहर चले गए थे, 1 घंटे से बैठे हुए थे। आज इनको विश्वास हो गया कि एक भी मंगता नहीं आएगा, लेकिन फिर आज आ गया। सुनो, ये 3 बात पता हो गई। 5 स्तर में देखो 3 तो वही हो गई, कौन सी वाली? प्रक्रिया वाली। प्रक्रिया में भी तो यही था कि छात्र का चयन किया, क्षेत्र का पता किया, और साथियों कहां पर कठिनाई थी ना उसका अन्वेषण किया, और लास्ट में विश्लेषण किया। यहां पर भी 3 ही बात है साथियों। मैं चाहूंगा एक बार 4 और 5 लिखकर कमेंट करे, और निदानात्मक परीक्षण कंप्लीट होने वाला है। 4 पॉइंट और 5 पॉइंट को साथियों दीवार पर लिख लें, दीवार पर लिख ले। किस प्रकार, जिस प्रकार वो 22 वाली बात याद करवाई थी, उसी प्रकार ये 4 और 5 पॉइंट इंपोर्टेंट है। कथन बनाएगा, बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करेगा। बता दीजिए। बिल्कुल है, मनीषा दौजी है, नेगेटिव मार्किंग है। ये बात समझ में आ गई तो इस तरह का, सर एक बार इसको कमेंट को दिखाओ। 4-5 लिखकर सुनना। छात्र का चयन कर लिया, क्षेत्र का पता कर लिया, त्रुटि का मूल कारण पता कर लिया।
साथियों अब क्या होगा कि त्रुटि कैसी है, 4 नंबर में ध्यान देना कि भैया त्रुटि कैसी है ना, उसके आधार पर उपचार करोगे। मैं ये पूछू ना, क्या उपचार साथियों फिक्स है? क्या उपचार के कोई नियम है? ना जी ना, कोई नियम नहीं है। कैसी समस्या है ना, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उपचार कैसा होगा। इस बात को पुनः सुनना कि स्तर की बात करूं, शैक्षिक निदान के 5 स्तर में चौथे नंबर के स्तर की बात करूं तो कहता है जब आपको त्रुटि का कारण पता पड़ गया ना, तो 4 नंबर में क्या करोगे भैया? 4 नंबर में क्या करेंगे? 4 नंबर में आप उसका उपचार करोगे। लेकिन उपचार का कोई नियम नहीं है। अरे कभी ये गुड बॉय नहीं, ये गुड बॉय जैसा जैसा कमेंट करेगा ना वैसा ही इसका उपचार करेंगे। यदि ये लिखता है कोई अच्छी बात तो इसको धन्यवाद भी करेंगे और इसकी अच्छी बातें भी करेंगे, और यदि गलत लिखेगा तो गलत बात भी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उपचार के लिए कोई नियम नहीं है। जैसी समस्या होगी ना वैसे ही बात करेंगे। त्रुटि कैसी है उस पर डिपेंड करेगा उपचार। भैया आप तो बोल रहे थे कोई इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये बात तो हमें पहले से आती थी। बिल्कुल है, लेकिन अब सुन लियो, अब बताऊंगा इंपॉर्टेंट बात। 5वें नंबर का क्या है भैया? जब त्रुटि का 3रे नंबर में पता पड़ गया और 4थे नंबर में आपने उसका उपचार कर दिया तो अरे क्या बच गया? गलत पढ़ा रहे हो। अरे ना, गलत नहीं है, अभी तो बच गया। कैसे? सुनो, 5वां पॉइंट याद रखना। इस गुड बॉय ने कमेंट किया, हमको त्रुटि का कारण पता किया। यहां पर 4 नंबर में हमने उसका उपचार कर दिया, लेकिन साथियों 5 नंबर क्या बच गया भैया? कमी पता पड़ गई, कमी का आपने उपचार कर दिया। क्या रह गया? तो सुनो, एक बात रह गई कि यह समस्या उत्पन्न क्यों हुई। ऐसा क्या किया जावे कि साथियों नेक्स्ट टाइम ये समस्या उत्पन्न ही क्यों हुई? ऐसा क्या करें कि समस्या उत्पन्न ही नहीं हो। आज तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन वो कभी ना कभी तो पूछेगा कि बताओ कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण अगर साथ में पूछेगा ना तो अलग उत्तर आवेगा। ऑब्जेक्टिव भी लेके आया हूं। वो पूछेगा कि निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया कहां तक चलती है? क्या उपचार होने तक? ना जी ना, उपचार होने के बाद में भी चलती है कि यदि ये बालक को समस्या आई तो ऐसा क्या किया जावे कि समस्या ही नहीं आई। बालक 4 को साथियों, बालक क्या कर रहा था? 4 को पढ़ता था हमेशा। 4 को बालक पढ़ रहा है अचार। हम जब जब भी 4 दिखेगा ना, बालक अचार पढ़ रहा था। अब आपने इसकी समस्या तो हल कर दी, लेकिन बाद में जब पता करोगे ना कि ये समस्या क्यों आ रही है, फिर आपको पता पड़ेगा कि बालक जिस गांव से आया है ना, उस गांव में साथियों अकेला 4 बोलते नहीं है, शुरू से ही 4 को अचार बोलते हैं। कैसे भैया? जैसे साथियों इसको कोई तो बोलता है स्कूल और कोई बोलता है स्कूल। इसको कोई बोलेगा स्कूल, कोई बोलेगा स्कूल। आपको त्रुटि भी पता पड़ गई, आपने उसका उपचार भी कर दिया। आपकी क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा आया जो स्कूल स्कूल पढ़ रहा था। आपने जैसे पता किया, मूल कारण पता किया, उसको बता दिया कि भैया जब कोई आधा अक्षर आवे उसके बाद में व्यंजन होना, तो उसको तो फिर उससे पहले ई या अ की ध्वनि निकलती है। ये संस्कृत में नियम पढ़ते हैं। तो हमने बोला कि ये तो आधा अक्षर था, इसके बाद में तो भैया व्यंजन है क, तो क्या बोलेंगे? ई की ध्वनि निकालेंगे कि स्कूल। फिर तू स्कूल क्यों पढ़ रहा है, उसको समझा दिया, वो तो सीख गया। लेकिन जैसे ही गांव में गया तो उसके साथी आज भी स्कूल ही बोल रहे हैं। तो साथियों एक आपके पास कठिनाई आई, आपने मूल कारण पता किया, उसका साथियों उपचार तो कर दिया, लेकिन फिर यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया जावे कि यह समस्या उत्पन्न ही नहीं हो। तो साथियों ऐसे जो लोकल गांव है ना, उन पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि निदानात्मक की 5 स्तर होते हैं और 5वां स्तर यही है। एक बार लिखा हुआ भी देख लो, सुन लियो। देखो 5 स्तर में पहला है कि भैया समस्याग्रस्त बालक की पहचान करेंगे। यही तो बात बोला है कि सबसे पहले छात्र का चयन करोगे, यही तो बात लिखी हुई है। दोबारा क्या बोला है साथियों? गलती कर रहा है ना, वह क्षेत्र कौन सा है? यही तो बात बोला कि दूसरे नंबर पर क्षेत्र का चयन करोगे कि किस क्षेत्र में बालक गलती कर रहा है। तीसरा बताओ त्रुटियों का क्या कारण है, उसका पता करेंगे।
और यही तो प्रक्रिया जटिल है। ये बात ही तो बोली थी रे कि यही तो प्रक्रिया जटिल है। 3 तो ये हो गया। चौथे नंबर का देखो साथियों, कारण पता होने के बाद में इस पर विचार किया जाएगा कि साथियों उपचार जो है ना, उपचार क्या किया जाए। साथियों इसका कोई विशेष नियम नहीं था, ये डिपेंड करेगा समस्या के ऊपर। इसको ढंग से गुड बॉय की एग्जांपल देकर बताया। और 5वां साथियों, यहां पर हाथी लिख लो। जिस प्रकार गांव में हाथी आता है ना तो उसको सब देखते हैं ना, उसी प्रकार इस पॉइंट का ध्यान सबको रखना है। और इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि उपचार देने के बाद यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि इनके परिणामों को ध्यान में रखकर यह भी विचार किया जाता है कि ऐसा क्या किया जाए कि साथियों ये जो समस्या है ना, ये समस्या उत्पन्न ही नहीं हो। साथियों ये हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है पूरा। और एक बार देख लेते हैं, कोई बात रह नहीं जावे। साथियों मोटी मोटी इसके गुण और दोष भी देख लो। एक लास्ट पॉइंट रह गया कि निदानात्मक परीक्षण के गुण और दोष। आज टेक्निकल भैया परेशान भी हो गए, आपका नेट भी खत्म हो गया, लेकिन इस टॉपिक को पूरा ही कर लो। साथियों निदानात्मक परीक्षण के गुण और दोष सुनो। छात्रों की कमजोरियों की दृष्टि से निदानात्मक परीक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। बिल्कुल नॉर्मल बात है, कर दोगे। सब कुछ करवा दिया, कुछ भी नहीं बचा साथियों। साथियों ये क्या बात करता है, निदानात्मक परीक्षण के आधार पर सुधारात्मक शिक्षण। वही तो बात हो गई। अरे उपचार की तो बात कर रहा है। मतलब साथियों याद रखना, जो उपचारी शिक्षण को विकसित किया जाता है, बावड़ा बनाता है। साथियों हमें पता है उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है, तो वो कहीं ना कहीं इससे उसका संबंध है, इसलिए ये वाला ऑप्शन देगा वो। एक बार एग्जाम में लास्ट में जब पूछा ना तो ये वाला ऑप्शन दे दिया कि उपचारी शिक्षण की बात करता है। हमें लगा ये कहां से आ गया। साथियों गुण है इसका। इसके आधार पर छात्र की जो उपलब्धियों के संबंध में विश्वसनीय कारण पता किया जाता है। बाकी सारी नॉर्मल बातें हैं, यही इंपॉर्टेंट था, याद रख लेना ये वाली बात। साथियों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, फटाफट आंसर दे दो। और आज हमारे टेक्निकल भैया हमसे नाराज होने वाले हैं। बताओ शैक्षिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। मैं ये बोल दूं क्या, प्रश्न वाला आप लोगों को बावड़ा बना रहा है। कैसे सुनना, वो बोल रहा है कि प्रक्रिया के अंतर्गत क्या नहीं आता। फटाफट कमेंट करके आंसर दो। छात्रों का चयन, अरे जब छात्र का चयन ही नहीं करोगे तो किसका निदान करोगे और किसका उपचार करोगे। ये बात तो सही है, फिर भैया 1 नंबर पर क्यों दिया है। हमें लगता है कि छात्रों से क्या काम है, बावड़ा बना रहा है। लेकिन सही बात है, सुनो बोल रहा है शिक्षण विधि का चयन। क्यों भाई, आपको तो मूल कारण से मतलब था कि बालक कठिन कहां कर रहा है, कमी कहां रह गई, त्रुटि कहां रह गई, कठिनाई कहां पर कर रहा है, इससे मतलब है। अब वो मास्टर घर से क्या सोच कर आ रहा है, किस विधि से पढ़ा रहा है, उससे मतलब नहीं है। देख लो 2 नंबर पर फिर बावला बना रहा है। लेकिन हम कहेंगे क्या पूछ रहा है, नहीं आता तो ये ले साहब, ये चीज नहीं आती। मास्टर का काम है शिक्षण विधि बनाना, हमें नहीं। निदानात्मक परीक्षण से कोई लेना देना नहीं है। बाकी विशिष्ट क्षेत्र की बात कर रहे थे, इसकी बात तो योकम्प और सिम्पसन ने कहा था, वहां से हो गया। कठिनाई स्थल की, कठिनाई स्थल का अन्वेषण, बिल्कुल तीसरे नंबर का पॉइंट है। पहला छात्र का चयन किया, क्षेत्र की बात की, अन्वेषण किया। और बता दो निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत, इसका मतलब सुन लेना, 2 प्रश्न करता है। कभी वो पूछेगा कि आवश्यकता है तो तब तो अलग तरीके से सोचना है। अंतर्गत का मतलब पूछ रहा है साथियों कि ये जो तुम्हारा निदानात्मक परीक्षण है ना, इसके अंदर क्या है, इसका मूल अर्थ बता दो। जो पहली क्लास में पढ़ा था, अंतर्गत का मतलब तो यही हुआ कि इसके अंदर क्या आता है। छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर किया जाता है, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है। साथियों दूर तो उपचार करना हो गया, बावला बना रहा है, जाते ही ठोक देना कि ये तो बावला बना रहा है। फिर दूसरा बताओ,
क्योंकि निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत, अरे उसके अंदर क्या आता है, मतलब उसका मूल अर्थ बता दो। अरे मैं ये कह दूं ना कि ये प्रश्न साथियों उस अर्थ में से है, जब मैं अर्थ पढ़ा रहा था ना उसका प्रश्न है, और आप ये कहोगे कारण का पता करता है, चाहे कोई कठिनाई हो, कमी हो, त्रुटि हो, विषयगत मंदता हो, यही तो बात है। आंसर आ गया। तीसरा बताओ, हिंदी भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षण किन किन भाषा कौशलों में छात्रों की गलतियों की पहचान हेतु किया जाता है। मैं ये कह दूं क्या, अगर मैं कह दूं क्षेत्र पूछ रहा है फिर बावड़ा बना रहा है, कितना बड़ा प्रश्न दे दिया। पूछ क्या रहा है, क्षेत्र। हमने बात की थी भाषागत सब्जेक्ट की। अरे सुनना हो, बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, ये तो हिंदी में काम आता है। अब गणित में पूछता तो बता देते कि अंक गणित खत्म, उपयोग सभी चारों आवेगा, बोल देना कि बावड़ा मत बना। उत्तर तो चार है। एग्जाम में पेपर को ऐसे सोल्व करना है कि कौन से ऑप्शन में तो बावड़ा बना रहा है और कौन से ऑप्शन में बावड़ा नहीं बना रहा। और सुन लियो, और सुन लियो, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, या यूं कहे देखो कब तक चलती रहनी चाहिए। पूछ रहा है कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, कहां जाकर गाड़ी को रोकोगे, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है। बात करेंगे साथियों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करेंगे। जब तक छात्र चाहे, क्यों भाई, छात्र कहेगा वैसा काम करेगा ना जी ना, कोई मतलब नहीं है। छात्र को काम है त्रुटि करना, यदि वो गलती कर रहा है ना, बस छात्र का यही काम है कि वो पढ़े। यदि वो गलती करता है सारा काम मास्टर का है, छात्र का तो कोई लेना देना नहीं है। जब तक अध्यापक चाहे नहीं, अध्यापक के क्या दिन बुरे आ गए, नहीं। अध्यापक साथियों ये देखेगा कि बालक जो त्रुटि कर रहा है ना, जो कमी कर रहा है, जो कमजोरी है ना, केवल उसका काम पूरा हो जावे। फिर क्या हुआ, जब तक विद्यालय में समय मिले नहीं, जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर नहीं हो जावे रे, उसका पिछड़ापन, उसकी विषयगत मंदता, उसको जो प्रॉब्लम आ रही है, कठिनाई आ रही है, वो दूर नहीं हो जावे। सही आंसर है। लेकिन यदि वो पूछता ना निदानात्मक के लिए अकेला प्रश्न देकर, तो फिर हम 5वां वाला पॉइंट याद रखते कि केवल उपचार के बाद में निदान पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद में भी सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या किया जावे कि यह समस्या उत्पन्न ही नहीं हो। ये वाली बात याद रखना। और बताओ, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है बालकों की उपलब्धि का परीक्षण करना। क्या बात कर रहे हो, उपलब्धि का परीक्षण जब ये निदान करेगा तो फिर उपलब्धि परीक्षण क्या करेगा। ओहो क्या बात बोल रहे हो भैया, तभी तो उपलब्धि परीक्षण है, ये तो 1 नंबर पर आता है। अरे इसका काम तो यही करेगा। तो फिर क्या हुआ, ये ऑप्शन क्यों दिया, अरे बावड़ा बना रहा है। सुनो, जब पहला नहीं है ना तो उक्त सभी तो आवेगा ही नहीं, फिर बावड़ा बना रहा है। अब बच गया 2 और 3, जरा तीसरा देखो, बालकों की शारीरिक कमियों की जानकारी प्राप्त करना। क्यों भाई, शारीरिक कमियों की हमारे शैक्षणिक में क्या काम है, हमारी शिक्षा में तो शिक्षा का काम है, फिर ये क्यों दिया। देखो कितना दिमाग लगा रहा है। हम याद कर रहे हैं ना कठिनाइयों का, कमियों का, त्रुटियों का, और यहां पर कमियां दे दी ताकि हम बावड़े बन जाएं। उसको बोल देना इस बार बावड़ा नहीं बनने वाले, तो ये भी गलत है साथियों। सही आंसर है उपचारी शिक्षण करना। अब आप बोलोगे भैया ये तो उपचारात्मक शिक्षण जैसा लग रहा है। अरे याद करो, निदानात्मक परीक्षण का गुण और कमियां ढंग से पढ़ा था, सेम लाइन पढ़ी है और सेम लाइन एग्जाम में दे दी। मैं ये कहूं ना एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और सुन लियो, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहा हूं ना तो मेरे द्वारा बनाया गया है, ना किसी टीचर के द्वारा बनाया गया है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न करवा रहा हूं ताकि ये भाषा समझ में आ सके, इस भाषा को हम इस प्रकार से पढ़ सके ताकि इसके साथ हमारा रिलेशन बन जावे। जब हम देखें ना इन शब्दों से साथियों पढ़ने की आदत हो जावे। जब मैं दोबारा रिवीजन करवाऊंगा ना मुख्य परीक्षा में, जब तक आप लोगों को मुंह जुबान पर याद हो जावे, सेम तरीके से सेम मैटर करवाने वाला हूं। और सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, देखो गणित में पूछ रहा है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संबंध में असत्य है। पहले लिख लेना कि गलत बात ढूंढनी है और उपयोगिता के बारे में बात कर रहा है
तो मैं चाहूंगा उपयोगिता के बारे में हमारे स्वामी जी की कहानी भी याद कर ले कि कुप्पू स्वामी जी ने कहा था कि एक बालक क्या तो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। यदि ये बात बता देना तो साथियों निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता हो ही नहीं सकती यदि वो बता दे कि हमारे बच्चे को गणित पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। इतनी बता दो, ये उपयोगिता में परिभाषा याद रखना। और सुन लियो, ये कह रहा है विद्यार्थियों की गणित में उपलब्धि की जानकारी के लिए। क्यों भाई? आप उपलब्धि की जानकारी निदान से करवाओगे तो फिर उपलब्धि परीक्षण का क्या काम है? बावड़ा बना रहा है, बावड़ा बना रहा है ना, तो इस बार बावड़ा ही पूछ रहा है। बताओ निम्न में से कौन सी बात आप लोगों को बावड़ा बनाने के लिए दी गई है? ये प्रश्न बोल रहा है तो भैया ये बात दी गई है। इस बार तो बावड़ा बनना था, बन गया। और सुनो, निदान की परीक्षण विधि के प्रकार बताओ। साथियों यहां पर एक प्रॉब्लम है। अब आप लोग ये मत बोल देना भैया गलत पढ़ा रहे हो। मैंने बताया था साथियों कि निदानात्मक परीक्षण की दो विधियां होती है। कौन कौन सी? निदान से याद किया था, दार्शनिक विधि और निदानात्मक परीक्षण। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि निदान की परीक्षण विधि के प्रकार बताओ। साथियों निदान की कुछ और विधियां होती है, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग बताया है। और साथियों यहां पर थोड़ा सा लोचा है। कोई आपको अध्यापक निर्मित और मानकीकृत बतावेगा, कोई साथियों उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण बतावेगा, कोई साथियों निरीक्षण और वो बतावेगा। एग्जाम में 2015 L2 में, शायद L2 में पूछा गया प्रश्न है। इतना सा याद रखना कि दो प्रकार होते हैं साथियों। प्रकार के नाम नहीं पूछेगा, फिर भी आप लोगों ने अध्यापक निर्मित और मानकीकृत भी पढ़ा होगा। जो हमारी कलाम की किताब है ना, उसके सॉल्यूशन में अध्यापक निर्मित और मानकीकृत दे रखा है। और साथियों 2-3 जगह और भी दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। नेट पर देखोगे तो अलग अलग दे रखा है, लेकिन जो पीडी पाठक है उसमें इसका उल्लेख भी नहीं है। और इतना सा याद रख लेना कि जो निदान की परीक्षण विधि वाली कहानी अलग है, लेकिन दो ही है। यदि वो डायरेक्ट नाम पूछेगा ना तो इतना ही पूछेगा कि निदानात्मक परीक्षण की विधि बताओ। निदानात्मक परीक्षण की विधि पूछे तो दो विधियां याद रखनी है। कौन कौन सी? दापोर साथियों दार्शनिक, दापोर तो दार्शनिक, और नीपोर याद रखना निदानात्मक परीक्षण। बस इनमें से ये तो मुख्य विधि है और एक दार्शनिक है। और लास्ट प्रश्न आज का, निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य। यही तो उद्देश्य पढ़ा था भैया कि यो कम और सिम्पसन की कहानी तो बताई थी आपने कि इसने तो दो मुख्य उद्देश्य बताए हैं। दो कौन कौन से? दो बताए हैं। एक तो बताया है उद्देश्य साथियों कि स्वाभाविक व जन्मजात कठिनाई वाला, और एक विशिष्ट कठिनाई वाला। यदि कठिनाई स्वाभाविक है तो पाठ्यक्रम बालक के योग्यता के अनुसार होगा, और यदि विशिष्ट कठिनाई है ना तो फिर साथियों पढ़ाने में जोर आवेगा। प्रभावशाली तरीके पर बल दो, जोर लगाओ, बता दो। ये पूछेगा साथियों किसी विशिष्ट विषय के सीखने में पिछड़े बालकों की पहचान करना। सही बात है, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। फिर भैया क्यों करवा रहे हो? तो मैं कहूंगा इसके ऊपर हाथी लिख लेना। आज 3 चीज थी, 3 के ऊपर हाथी लिखा है, याद रखना। बाधाओं के आधार पर साथियों वो केवल आपको निर्देशन भी देगा, निर्देशन भी होता है रे, व्यवसायिक निर्देशन भी देगा। उपयुक्त सभी है साथियों। मेरे हिसाब से आप लोगों का निदानात्मक परीक्षण कंप्लीट हुआ। निदानात्मक परीक्षण कंप्लीट हुआ साथियों। छोटा सा प्रयास था आप लोगों से। आप तो परिवार के सदस्य हो साथियों। रीति विज्ञान की क्लास पहली बार ली है। एक बार ऑफलाइन में जरूर पढ़ाया हुआ था साथियों, ऑनलाइन पहली बार क्लास ली है। एक टॉपिक करवाया निदानात्मक परीक्षण, दोनों पीडीएफ डाल दूंगा। और आप खराब हो रहा है, आप बताओ साथियों। यकीनन मेरी एक एक बात आपको ऑप्शन में काम आएगी। अब साथियों कल ये बताओ कि भूगोल आपका ज्योग्राफी में पहला टॉपिक हो गया, एक तो उत्पत्ति वाला और एक टॉपिक हो गया स्थिति और विस्तार वाला। अब आप बताओ क्या जीके का रिवीजन रखें? क्योंकि मैंने वादा किया था 220 नंबर का मैटर याद करवाने का। जीके में आपका ये टॉपिक पूरा हो गया
साथियों क्लास पूरी हो गई, क्योंकि ये मेंस का मैटर है, मुख्य परीक्षा में तो आपके भाई से गुजरना ही होगा। और दूसरी बात साथियों, इसका एमसीक्यू हो गया। अब दो बातें रह गई, एक तो टेस्ट, टेस्ट हम ले लेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ। साथियों इसका रिवीजन हो गया। अब आप मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि कल मैं इसका रिवीजन रख लूं, क्योंकि कल यदि एक क्लास इसके रिवीजन की रख लेंगे ना, तो फिर हम इसके बाद में चालू करेंगे उपचारात्मक शिक्षण। और साथियों उपचारात्मक शिक्षण से पहले या बाद में ICT 5 नंबर का आएगा, और 5 नंबर का साथियों राहुल सर पढ़ाएंगे। राहुल सर केवल IS और RS को ही पढ़ाते हैं, आपके ऑफलाइन वो आपको पढ़ाएंगे। कोई ना, इन भक्तों को रहने दो। आप लोग बताओ, तो मैं कल की क्लास साथियों जीके का अब तक का रिवीजन करवा देता हूं एक बार, भूगोल का, राजस्थान के उत्पत्ति का और स्थिति विस्तार का मोटा मोटा रिवीजन करवा देता हूं, ताकि बार बार पढ़ेंगे ना तो स्थायीकरण हो जाएगा। अब बताओ फटाफट, मैं देख रहा हूं कि एक बार जीके लिखकर कमेंट करो किसका रिवीजन करवा देते हैं, और निदानात्मक परीक्षण को ढंग से लिख लेना, और PDF डाल दूंगा, उस PDF को देख लेना, है ना, और इसका ढंग से रिवीजन कर लेना। जीके लिखकर कमेंट करो, 1.5 घंटे की क्लास हो गई। एक बार जीके लिखकर कमेंट करो, ऐसा नहीं हो मैं जीके का रिवीजन करवाऊं और आप लोग ये कहोगे जीके कहां से आ गई, है ना भाई। राजस्थान सामान्य ज्ञान का रिवीजन वेरी गुड, मेरे तरीके से पढ़ाओ, सब कुछ करवा दूंगा। साथियों मेरी भी इच्छा यही थी कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इधर से हमारे 2 टॉपिक हो गए, RT एक्ट 2009। साथियों कुछ भी कहो, मेहनत तो की है, याद करवाने की कोशिश की है। दूसरा हो गया निदानात्मक परीक्षण। अब पता है ये दुनिया हमें बावड़ा बनाएगी कि क्या पढ़ते हो तुम, 2 बातें करते हो, लेकिन जब जब पता पड़ेगा ना, आधों को तो पता पड़ेगा 1 महीने बाद में आएंगे ना, इतना मैटर करवा दिया मुख्य परीक्षा का और पात्रता का। और कल क्या हो जाएगा, भूगोल का एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, एक नहीं 2, राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति और विस्तार। इसी के साथ साथियों आज की क्लास को पूरी करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करें, शेयर करें, और साथियों आपके भाई को सपोर्ट करना है। 100 जने देख रहे हैं ना, 100 को कमेंट करना है। आपका एक कमेंट भाई का विकास नहीं, भाई का प्रमोशन करेगा यूट्यूब पर। हमारी क्लास साथियों यूट्यूब पर प्रोग्रेस तब करेगी जब आप कमेंट करते हो, आप लाइक करते हो। धन्यवाद।